हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और एग्जाम्स की बढ़िया से एकदम पढ़ाई करो। आपकी एग्जाम्स बढ़िया ही जाएगी, कि बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसकी। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या करा था, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का वन शॉट रिवीजन किया था। अभी आज के सेशन में हम क्या कर रहे हैं, थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करके जो आपका चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स में, का हम क्या करेंगे, वन शॉट रिवीजन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अराउंड 7 to 8 मार्क्स का वेटेज एंड आसान चैप्टर है, ठीक है। इजीली क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा और आप पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या करना है, 3 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ने हैं। कौन कौन से वो 3 डिस्ट्रीब्यूशंस आपके, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हमें पढ़ने। जैसे हमारे ये 3 डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ के हो जाएंगे, चैप्टर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट से पहले क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे जो तीनों की तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है, बायनॉमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वही सेट ए और सेट बी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका चैप्टर पूरा की पूरा अच्छी से हो जाएगा। ओके, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। ओके, ये जो नोट्स है आपको क्या होगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। उससे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर लेना। तो आपको क्या होगा, जो भी अपडेट वगैरह या फिर नोट्स वगैरह उसके ऊपर आपको मिलते जाए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, बर्नौली ट्रायल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम देख रहे हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, each trial is associated with 2 mutually exclusive and exhaustive outcomes, ठीक है। हर ट्रायल जो है उसके साथ क्या एसोसिएटेड है, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स है। ऑकरेंस वाला जो आउटकम रहेगा उसको हम बोलते हैं सक्सेस, एंड नॉन ऑकरेंस वाला जो आउटकम रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फेलियर। बात समझ में आ रही। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 0। एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या आना चाहिए, 1। बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके, समझ में आ गई ये चीज, ठीक है। जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। जैसे हम मान लेते हैं कि ऑकरेंस ऑफ हेड क्या है हमारे लिए सक्सेस, तो ऑकरेंस ऑफ टेल क्या हो जाएगा हमारे लिए फेलियर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जब हम कॉइन टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों साथ में आ सकते हैं क्या, नहीं ना। इसके लिए क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल क्या आएगा, 1। बात समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम डिनोट करते हैं P से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम डिनोट करते हैं Q से। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके लिए P प्लस Q क्या रहेगा आपका, 1। ओके, सेकंड वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, आपके जो ट्रायल्स हो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब समझो, एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे हम जब कॉइन टॉस कर रहे थे पहली बार तो आपका हेड आया, ठीक है। तो जब हम दूसरी बार कॉइन टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। पहली बार जब आपने कॉइन टॉस किया था और क्या आया था, उससे आपके दूसरे बार जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो जब दूसरी बार जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो उसका आउटकम जो है पहली बार कॉइन टॉस करने पे क्या आया था उससे कुछ भी फर्क पड़ रहा है कि उसके ऊपर नहीं। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायल्स क्या आपके इंडिपेंडेंट है। अगर पहली बार कॉइन टॉस करने पे हेड आ भी जाता है तो दूसरी बार जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसा नहीं कि पहली बार अगर हेड आ गया तब दूसरी बार जब आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो हेड नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके ट्रायल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। पहली बार जब आपने कॉइन टॉस किया तो क्या चीज आई है उससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब आप दूसरी बार कॉइन टॉस करोगे तो फिर से क्या रहेगा, वो आपका एकदम फ्रेश इवेंट रहेगा, ठीक है। पहले वाले ट्रायल में जो आउटकम आया था उससे आपके दूसरे वाले ट्रायल का आउटकम कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसके ऊपर कुछ भी फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। बात समझ में आ रही, क्लियर है। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ट्रायल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है। ट्रायल्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, ओके। तीसरी वाली जो चीज है वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम क्या डिनोट करते हैं, P से। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम डिनोट करते हैं Q से। एंड जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर है, दैट रिमेंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, दैट रिमेंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। जैसे जब हम पहली बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या रहेगा, अगर हम मान रहे हैं कि हेड का ऑकरेंस क्या है, सक्सेस है, तो टेल का ऑकरेंस क्या रहेगा, फेलियर रहेगा, ओके। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड क्या रहेगा, 0.5, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टेल क्या रहेगा आपका, 0.5। तो जब हम पहली बार कॉइन टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है आपका 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है 0.5। जब आप दूसरी बार भी कॉइन टॉस करोगे तब भी क्या रहेगा, सेम चीज ही रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या रहेगा 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या रहेगा 0.5। ऐसा नहीं रहने वाला है ना कि पहली वाले ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर अलग है, ठीक है, दूसरे वाले इसमें अलग रहेगा, तीसरे वाले इसमें अलग रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट रिमेंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। पहली वाले ट्रायल में जो है वही दूसरे वाले ट्रायल में रहेगा, वही तीसरे वाले ट्रायल में रहेगा, चौथे वाले ट्रायल में रहेगा एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई, क्लियर। एंड 0.5 कैसे आ रहा था, जब आप कॉइन टॉस करोगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड, हम मान रहे हैं कि हेड का ऑकरेंस क्या है, सक्सेस है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ हेड क्या रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, और यहाँ पे हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है, हेड आना चाहिए, वो क्या है 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 0.5। बात समझ में आ गई, ठीक है। एकदम आसान चीज है ये, तो ऐसे भी क्लिक हो जाना चाहिए था। ओके, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर ली। पहला क्या था, ईच ट्रायल इज एसोसिएटेड विद 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स। ऑकरेंस ऑफ सक्सेस जो है, ठीक है, जैसे आउटकम जो है, ठीक है, ऑकरेंस वाला अगर आउटकम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सेस, और नॉन ऑकरेंस वाला जो आउटकम है उसको हम क्या बोलते हैं, फेलियर। बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा क्या था, ट्रायल्स क्या होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट। तीसरा क्या हमने देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो उसको हम डिनोट करते हैं P से, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है उसको डिनोट करते हैं हम Q से, ठीक है। एंड ये चीज तो हमें पता ही है कि P प्लस Q क्या आएगा आपका, 1 आएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट रिमेंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। हर ट्रायल में आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले वाले ट्रायल में अलग, दूसरे वाले ट्रायल में अलग, तीसरे वाले ट्रायल में अलग, ऐसा नहीं रहेगा। हर इसमें क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। बात समझ में आ गई। चौथा जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, चौथा यहाँ पे जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या रहेंगे आपके, फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स करेंगे फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही। जैसे आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो आप कॉइन को क्या करोगे, एक बार टॉस कर सकते हो, 2 बार टॉस कर सकते हो, 3 बार टॉस कर सकते हो, 4 बार टॉस कर सकते हो। इंटीजर में टॉस कर पाओगे ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि 4.5 बार हमने कॉइन को टॉस किया, ऐसा होगा क्या, नहीं, ठीक है। इसके लिए क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो क्या रहेगा, फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ गई, फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बर्नौली ट्रायल्स की हमने फटाफट से पूरी कवर कर ली। ओके, इसके बाद देखना, अगर आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है अगर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो हम कैसे लिखते हैं, अगर वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एक्स से, तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एक्स जो है दैट फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n, p, ठीक है। ये जो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स क्या, n, p, where n is equals to what, number of trials, and p क्या रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो कि क्या रहेगा पूरे प्रोसेस के दौरान क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, चेंज होने वाला है क्या, नहीं। देखिए हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर जो दैट रिमेंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। ऐसा नहीं कि पहले वाले ट्रायल में अलग, दूसरे वाले ट्रायल में अलग, ऐसा नहीं रहेगा, हर बार क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बर्नौली ट्रायल्स की, आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। अगर आप जो ट्रायल्स परफॉर्म कर रहे हो उसमें अगर सभी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही है आपकी, वैलिड रह जा रही है, तो क्या हो जाएगा, वो वाला जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो ट्रायल्स परफॉर्म कर रहे हो उसमें अगर ये जो बर्नौली ट्रायल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही है आपकी, ट्रू हो जा रही है, ठीक है, बैठ जा रही है, वहां पे क्या हो जाएगा, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो जाएगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही, क्लियर, ओके। और यहाँ पे जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 2 पैरामीटर्स है, कितने पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स है, कौन सा, n और p। n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, एंड p मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। p मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। समझ में आ गई यहाँ तक बात। यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है f ऑफ x जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, NCX मल्टीप्लाइड बाय p टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय q टू द पावर n माइनस x, ठीक है। और ये जो x है इसका वैल्यू क्या रह सकता है, 0 रह सकता है, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, एंड सो ऑन टिल n। बात समझ में आ गई, ओके। ये सब नोट्स में लिख रखा है, तो ये चीज, ये जो f ऑफ x इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बात समझ में आ रही। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या रहता है, NCX मल्टीप्लाइड बाय p टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय q टू द पावर n माइनस x। बात समझ में आ रही, क्लियर है। ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है f ऑफ x, इसको हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x इक्वल्स टू स्मॉल x, ठीक है। जैसे अगर आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, पूरे फॉर्मूले के अंदर 2 पुट कर दोगे, ठीक है। n मतलब तो क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 चाहिए, तो आप x की जगह क्या पुट करते जाओगे, 2। p मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड q मतलब क्या था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। बात समझ में आ रही, ठीक है। जैसे हम कॉइन को जो है 4 बार टॉस कर रहे हैं, हम कॉइन को क्या कर रहे हैं, 4 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, 4, और मिनिमम नंबर ऑफ हेड्स कितने आ सकते हैं, 0। तो यहाँ पे लेट्स सपोज करो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, और हम क्या कर रहे हैं, कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ हेड्स आपके कितने आ सकते हैं, 0 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है। लेट्स सपोज करो उसने आपको पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये जो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था नंबर ऑफ हेड्स, उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल x से। क्या पूछा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। ये नंबर ऑफ हेड्स आपके 2 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, जब आप 4 बार कॉइन को टॉस कर रहे हो एग्जैक्टली 2 बार हेड्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे
यहाँ पे आपने कॉइन कितनी बार टॉस किया, 4 बार ना, तो आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 4। तो n की जगह आप क्या पुट कर दोगे, बात समझ में आ गई। आपको प्रोबेबिलिटी का इस चीज का फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 का, तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, 2, 4c2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, p टू दी पावर x मल्टीप्लाइड बाय q टू दी पावर n माइनस x, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था कि कॉइन जब हम टॉस कर रहे हैं तो क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो ऑकरेंस ऑफ हेड क्या है यहाँ पे हमारे लिए, सक्सेस, ठीक है। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, जब भी हम कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, 1/2 यानी कितना, 0.5, तो उसको मैं 1/2 लिख दे रहा हूँ। 1/2 टू दी पावर क्या था, x, p टू दी पावर x, तो 1/2 का स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है, 2। नंबर ऑफ हेड्स कितने चाहिए हमें, 2 चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, ओके। एंड q टू दी पावर n माइनस x, ओके। तो अगर p आपका 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना रहेगा, p प्लस q क्या होता है, 1, तो q क्या हो जाएगा, 1 माइनस p प्लस q क्या होता है, 1, और p क्या है आपका 1/2, तो q क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2, जो कि क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। बात समझ में आ रही, q की जगह भी हमने 1/2 पुट कर दिया, और क्या रहेगा, n माइनस x, ठीक है। n कितना है 4 और x कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे, 4c2 का वैल्यू फाइंड करोगे, 4c2 यानी क्या, कॉम्बिनेशन आपको फाइंड करना है। तो 4c2 कैसे निकलेगा आपका, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 क्या होगा, 2, यानी 2 का फैक्टोरियल। बात समझ में आ गई, ठीक है। 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो मैं NCX का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, अगर किसी को पता नहीं है तो यहाँ पे देखना, NCX का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। NCX क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस x फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होगा, 4c2 क्या होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यानी कितना होगा, ये भी 2 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 1/2 टू दी पावर 4। 4 फैक्टोरियल कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, कितना हो गया, 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2, और दूसरा वाला 2 फैक्टोरियल कितना होगा, 2, तो 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 16, 1 अपॉन 2 टू दी पावर 4 कितना हो गया, 1 अपॉन 16, ये 2 1 जा 12 जा, 2 1 जा 6 जा, ठीक है, 2 3 जा 8 जा, आंसर क्या हो गया, 3 अपॉन, आंसर कितना आ जा रहा है, 3 अपॉन। बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि हम कॉइन को क्या कर रहे हैं, 4 बार टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। आपको क्या फाइंड करना था, एग्जैक्टली 2 बार हेड्स आए, ठीक है, जब आप कॉइन को 4 बार टॉस कर रहे हो तो एग्जैक्टली 2 बार हेड्स आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। बात समझ में आ गई, तो उसको जब हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3/8 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3/8 आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया है सभी को, ओके। तो हमने सिंपली क्या करा, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने थे यहाँ पे 4, तो n की जगह हमने पुट कर दिया 4। हमें क्या चाहिए था, नंबर ऑफ हिट्स कितने चाहिए थे, एग्जैक्टली 2 चाहिए, तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना था यहाँ पे 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी कितना था 1/, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो हमने p की जगह पुट किया 1/2 और q की जगह भी क्या करा, पुट कर दिया 1/2। तो पूरे फॉर्मूले जब हम वैल्यूज पुट कर रहे थे क्या आ रहा था, 4c2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 का, ओके। 4c2 कैसे फाइंड किए, NCX क्या होता है, NCX क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस x का होल फैक्टोरियल। तो 4c2 जब हम फाइंड कर रहे थे क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हो गया 24 और 2 फैक्टोरियल कितना हो रहा है 2, 24 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 24 अपॉन 4 हो गया बेसिकली, तो क्या होगा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 टू दी पावर 4, ठीक है। बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, इसके लिए क्या करा हमने, पावर्स का एडिशन किया। यहाँ पे ध्यान से देखना, बेस सेम है 1/2 1/2 और क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे पावर्स का एडिशन कर दिया, पावर्स का एडिशन कर दिया, तो क्या हो गया, तो 1/2 टू दी पावर 4, तो 1/2 टू दी पावर 4 क्या होगा, 1 टू दी पावर 4, 1 टू दी पावर 4 कितना होगा 1 आएगा, एंड 2 टू दी पावर 4 कितना आएगा 16 आएगा, तो 1/2 टू दी पावर 4 का हमने कितना लिख दिया 1/, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/16 कितना आ गया, पूरा सॉल्व करके 3/8 कितना आ रहा है 3/, बात समझ में आ गई। तो मैंने एक क्वेश्चन भी आपको क्या करा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे फटाफट से करके, ओके। मैं यहाँ पे एक बार ये पूरा इरेज कर रहा हूँ, क्लियर। और अब हम फटाफट से क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल दो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्या करने वाले, अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला देखो जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो सबसे पहला पॉइंट है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा आपका, बाय पैरामीट्रिक रहेगा। बाय पैरामीट्रिक क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है, ठीक है। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स है, एक है n और एक है p। n मतलब क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल्स, और p क्या था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस।
ठीक है, क्योंकि देखो आपको एन और पी का वैल्यू जैसे ही मिल गया, आपको एन और पी का वैल्यू जैसे ही मिल गया, आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो, आप पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हो। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, एन और पी का वैल्यू जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स है, दो पैरामीटर्स है, एक है एन और एक है पी। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपका बाय पैरामीट्रिक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपका बाय पैरामीट्रिक। ओके क्लियर। इसके अलावा हमने अभी देखा था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एफ ऑफ एक्स क्या होता रहता है आपका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका एफ ऑफ एक्स क्या रहता है, एन सी एक्स मल्टीप्लाइड बाय पी टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स। ठीक है, ये जब भी आप एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये क्या आएगा आपका, हर बार ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा, या तो जीरो के बराबर आएगा या फिर उससे ज्यादा आएगा। निगेटिव कभी भी आ सकता है क्या, नहीं। एक तरीके से जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव आ सकती है क्या, नहीं, या तो जीरो आ सकती है या फिर क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। एंड समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज वो क्या आएगा आपका, वन आएगा, यानी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, वन आएगा। बात समझ में आ गई, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, वन आएगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ x का वैल्यू 0 से लेकर n तक है, ठीक है, जो आपका x का वैल्यू 0 से लेकर n तक है, तो समेशन ऑफ f ऑफ x x इक्वल्स टू 0 टू n दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 एंड सो ऑन टिल f ऑफ n दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। बात समझ में आ गई। इसके अलावा तीसरा वाला जो चीज है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है वो आप कैसे फाइंड करोगे, मीन जो है किसके बराबर रहेगा आपका, n मल्टीप्लाइड बाय b। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन रहता है, ठीक है, म्यू, वो किसके बराबर रहेगा आपका, n मल्टीप्लाइड बाय p। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका वेरिएंस रहता है, ठीक है, वेरिएंस यानी क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस क्या होता है आपका, सिग्मा स्क्वायर, तो किसके बराबर रहेगा, n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q। ध्यान रखने वाली चीज, एक चीज और ध्यान रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कभी भी क्या होगा, मीन जो है वेरिएंस से ज्यादा रहेगा। मीन क्या रहेगा, वेरिएंस से ज्यादा रहेगा। आप जब भी n मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q से ज्यादा आएगा। क्यों, ठीक है, जो q का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो q का वैल्यू है दैट विल बी व्हाट, लेस देन 1। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो q का वैल्यू क्या रहेगा आपका, हर बार लेस देन 1 आएगा। जैसे लेट सपोज करो n मल्टीप्लाइड बाय p आपका आ रहा है 3, n मल्टीप्लाइड बाय p कितना आ रहा है आपका 3। ठीक है, तो आपका मीन कितना हो गया, 3। जब आप वेरिएंस फाइंड करोगे तो क्या होगा, n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q। n मल्टीप्लाइड बाय p तो कितना हो गया 3, और q कभी भी क्या होगा, लेस देन 1 रहेगा। लेट सपोज करो कितना है, 3/4 है। ठीक है, q कितना है आपका, 3/4 है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 करोगे तो कितना आएगा, 9/4 आएगा, विच इज इक्वल्स टू 2.25। बात समझ में आ गई। यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q हो रहा है, और वो जो q है दैट विल बी व्हाट, लेस देन 1। इसके लिए क्या होगा, जब भी आप वेरिएंस फाइंड करोगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, वो क्या होगा, मीन से कम आएगा। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, मीन जो है क्या होगा, वेरिएंस जो है कभी भी क्या होगा, मीन से कम आएगा। या फिर उसको हम कैसे बोल सकते हैं, मीन कभी भी क्या होगा, वेरिएंस से ज्यादा आएगा। बात समझ में आ गई। एक और चीज ध्यान रखो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस कितना आ सकता है आपका, n/4। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस कितना आ सकता है आपका, n/4। और ये कब होता है, जब p और q का वैल्यू क्या है, 1/2 और 1/2। ठीक है, p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू 1/2। तो उस केस में वेरिएंस कितना हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय p की जगह 1/2 और q की जगह भी क्या 1/2। n मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 कितना हो गया, n/4। और ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस होता है। बात समझ में आ गई। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस का मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है वो कितना रहेगा, n/4। और एक कब होता है, जब p और q का वैल्यू कितना है, 1/2। बात समझ में आ रही। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो मोड है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड है वो सिंगल मोड भी आ सकता है और दो मोड भी आ सकता है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिंगल मोड भी आ सकता है या फिर दो मोड भी आ सकते हैं। क्लियर। सिंगल मोड कब आता है, जब n+1 मल्टीप्लाइड बाय p का जो वैल्यू है वो क्या है, नॉन इंटीजर है। n+1 मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू क्या है आपका, नॉन इंटीजर। उस केस में क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ एक सिंगल मोड आएगा। बट अगर n+1 मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू क्या है, इंटीजर है, उस केस में क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के दो मोड आएंगे। बात समझ में आ रही। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना, अगर n का वैल्यू क्या है, 11 है, और p का वैल्यू क्या है, 1/3। यहाँ पे जब आप n+1 मल्टीप्लाइड बाय p फाइंड करोगे, n+1 मल्टीप्लाइड बाय p, तो 11+1 कितना हो जाएगा, 12 की जगह 1/3। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब आप n+1 मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, जो कि क्या है आपका इंटीजर है। यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कितने मोड आएंगे, दो मोड आएंगे। और वो क्या क्या रहेगा, एक रहेगा n+1 मल्टीप्लाइड बाय p और एक रहेगा n+1 मल्टीप्लाइड बाय p-1। यहाँ पे n+1 मल्टीप्लाइड बाय p कितना आया था, 4 आया था, मतलब एक मोड तो क्या रहेगा, 4 रहेगा, और एक क्या रहेगा, 4 में से एक कम, यानी कितना, 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो जब आपका n+1 मल्टीप्लाइड बाय p क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, इंटीजर आ रहा है,
तो उस केस में क्या होगा, मोड कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, और वो मोड कौन कौन सा रहेगा, n+1 मल्टीप्लाइड बाय p पहला मोड, और दूसरा क्या रहेगा n+1 मल्टीप्लाइड बाय p माइनस 1। ठीक है, सब चीज यहाँ पे नोट्स में लिखी हुई है, क्लियर। वही अगर आपका n+1 मल्टीप्लाइड बाय p क्या आ रहा है, नॉन इंटीजर आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, एक ही मोड रहेगा। जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ फिगर्स को, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू है लेट सपोज करो आपका 10, ओके, और p का वैल्यू है 1/, ठीक है, या फिर लेट सपोज करो क्या है 1/3 है, 1/2 नहीं है 1/, ये क्या हो जाएगा, n+1 कितना हो जाएगा, 10+1 यानी कितना 11, और p कितना है 1/3, 11 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 11 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो जब आप कैलकुलेटर पे निकालोगे तो कितना आ रहा है देख लो, 11 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 क्या आएगा आपका 3.6 रिकरिंग, यानी कितना हो जाएगा 3.67। अगर मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो कितना आ गया 3.67। ठीक है, तो यहाँ पे आपका n+1 मल्टीप्लाइड बाय p क्या आ रहा है, नॉन इंटीजर आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉन इंटीजर आ रहा है। कितना मोड आएगा, एक ही मोड आएगा, कितना मोड आने वाला है, सिंगल मोड ही आने वाला है, और सिंगल मोड क्या रहेगा, 3.67 में इंटीजर पार्ट क्या है 3 है, ठीक है, 3.67 में इंटीजर पार्ट क्या है 3 है, तो मोड कितना रहेगा 3 रहेगा। ठीक है, इंटीजर जो है n+1 मल्टीप्लाइड बाय p में जो इंटीजर पार्ट है वो क्या रहेगा, आपका मोड रहेगा। 3.67 में इंटीजर पार्ट कौन सा है 3, और जो डेसिमल पार्ट है 0.67 उसको हटा दो, यहाँ में मोड क्या रहेगा आपका 3। बात समझ में आ गई, क्लियर। यहाँ मैंने देखो लिख भी रखा है कि अगर आपका n+1 मल्टीप्लाइड बाय p नॉन इंटीजर है तो उसके इसमें क्या होगा, एक सिंगल मोड ही रहेगा, और मोड किसके बराबर रहेगा, इंटीजर पार्ट इन n+1 मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान रहने वाली ये चीज, ओके। तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का देख के हो गया। एक आखिरी चीज है, अगर लेट सपोज करो एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है जो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n1, p, ठीक है, और एक दूसरा क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है y जो भी क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर्स n2, p। बात समझ में आ रही, पहला वाला जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है वो क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, और उसके पैरामीटर्स क्या है n1, p। दूसरा वाला जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका नाम क्या है y, और वो भी क्या फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो कर रहा है, और उसके पैरामीटर्स क्या है n2, p। और ये जो दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स है x और y, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक नया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तैयार कर रहे हैं जो कि क्या है, x और y का एडिशन है। हम एक नया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तैयार कर रहे हैं जो कि क्या है, x और y का एडिशन है, यानी क्या हो गया x+y। ये भी क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, और इसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे n1 + n2, p। ठीक है, x+y ये जो नया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तैयार हो रहा है ये भी क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, बट इसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे n1 + n2, p। बात समझ में आ गई, ये देखो ये पूरी चीज यहाँ पे लिखी, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी किसके लिए रहता है, आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए रहता है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी किसके लिए रहेगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए रहेगा। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, वैसे ही तो पता होना चाहिए कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, एकदम बेसिक सी चीज है, ठीक है, बट तो भी मैं बता दे रहा हूँ। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब क्या होता है, अगर दो नंबर्स के बीच में क्या हो रहा है, दो नंबर्स के बीच में जो आपका वेरिएबल है वो फाइनाइट वैल्यूज ही अटेन कर रहा है, दो नंबर्स के बीच में आपका जो वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, फाइनाइट वैल्यूज ही अटेन कर रहा है, तो वेरिएबल क्या हो गया आपका, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर दो नंबर्स के बीच में जो आपका वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, इनफाइनाइट वैल्यूज अटेन कर सकता है, तो वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। बात समझ में आ रही, जैसे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में एग्जांपल क्या रहेगा आपका, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक, ठीक है, नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर। बात समझ में आ रही, क्या होगा अगर मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ पेटल्स जो है फ्लावर में वो क्या है, 3 से 6 के बीच में, तो नंबर ऑफ पेटल्स क्या रह सकते हैं, या तो 3 रह सकते हैं, या 4 रह सकते हैं, या 5 रह सकते हैं, या 6 रह सकते हैं, ठीक है, 3.5, 4.5, 4.8 ऐसे पेटल्स रह पाएंगे क्या, नहीं। नंबर ऑफ पेजेस जो है बुक में वो मैं बोल रहा हूँ कि 200 से 250 के बीच में, तो नंबर ऑफ पेजेस जो है बुक में क्या रह सकते हैं, 200 रह सकता है, 201 रह सकता है, 202 रह सकता है, एंड सो ऑन टिल 250, ठीक है। 201.5 पेजेस रह सकते हैं क्या बुक में, नहीं। 202.3 पेजेस रह सकते हैं क्या बुक में, नहीं। बात समझ में आ रही, 202.32 पेजेस रह सकते हैं क्या बुक में, नहीं। 205.69 पेजेस रह सकते हैं क्या बुक में, नहीं। बात समझ में आ रही, तो अगर आपके दो नंबर्स के बीच में वेरिएबल क्या है, फाइनाइट वैल्यूज ही अटेन कर रहा है, तो क्या हो गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर वो इनफाइनाइट वैल्यूज अटेन कर सकता है तो क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल क्या रहेगा, वेट, हाइट, ठीक है, वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट, ये सब किसमें आ जाएगा आपका, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो कंपनी है उसका प्रॉफिट क्या है, 20,000 से 21,000 के बीच में, तो प्रॉफिट क्या हो सकता है, 20,000.5 रुपए भी हो सकता है,
20,000.8 रुपए भी हो सकता है, ठीक है, 20,500.65 भी हो सकता है, 20,500.68 भी हो सकता है, 20,550.96 भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में आ सकता है ना फिगर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट क्या है 20,000 से 21,000 के बीच में, बट 20,000 से 21,000 के बीच में क्या होगा, इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही आएगी, क्या हो सकता है आपकी पॉइंट में डेसिमल में भी क्या हो सकता है, प्रॉफिट तो आ ही सकता है ना, बात समझ में आ रही, क्या होगा, ये जो प्रॉफिट हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब किस में आएंगे, आपके कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में आएंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट का वेट है वो क्या है 60 kg से 61 kg के बीच में, अब 60 से 61 के बीच में भी क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है, 60 से 61 के बीच में भी क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है, 60.24 आ सकता है, 60.244 आ सकता है, 60.245 आ सकता है, 60.2456 आ सकता है, बात समझ में आ रही, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे आ सकती है। तो दो नंबर्स के बीच में अगर वेरिएबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज अटेन कर सकता है तो वेरिएबल क्या हो गया आपका कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और अगर दो नंबर्स के बीच में आपका जो वेरिएबल है फाइनाइट वैल्यूज ही अटेन कर सकता है तो वेरिएबल क्या हो गया आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कौन से डिस्ट्रीब्यूशन है आपके, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, ठीक है। जैसे आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो आपके जो नंबर ऑफ हेड्स है वो कभी भी डेसिमल में आ सकते हैं क्या, नहीं, क्या होगा, इंटीजर में आएंगे ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कॉइन को हम 4 बार टॉस कर रहे हैं तो हेड क्या आ सकता है, या तो 0 आ सकते हैं नंबर ऑफ हेड्स पूरे मिला के, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकते हैं, या 3 आ सकते हैं, या 4 आ सकते हैं, 3.4 हेड्स आ सकते हैं क्या, नहीं, 3.44 हेड्स आ सकते हैं क्या, नहीं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, वो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका तो आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, बात समझ में आ रही। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। बट जब आप कॉइन टॉस करते हो तो बर्नौली ट्रायल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना पूरी की पूरी वहां पे क्या हो रही थी आपकी, ट्रू कर रही थी, ठीक है। हर कैरेक्टरिस्टिक जो बर्नौली ट्रायल का तो क्या होता है वहां पे वैलिड था। इसके लिए क्या हो रहा था, जब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं तो किसमें आ जाएगा आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्लियर। अभी देखना फटाफट से हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, ओके। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या करें, सबसे पहले पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फटाफट से निपटा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या बताना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है बहुत छोटे टाइम इंटरवल के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है बहुत छोटे टाइम इंटरवल के अंदर, टाइम इंटरवल क्या है, टी से लेके टी प्लस डी टी, टी से लेके टी प्लस डी टी। तो टाइम इंटरवल अगर आप एक तरीके से देखोगे तो क्या है, डी टी है। डी टी का मतलब क्या होता है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे पहला कैरेक्टरिस्टिक में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और वो टाइम इंटरवल क्या है आपका टी से लेके टी प्लस डी टी तक है, और डी टी क्या है, इनफाइनेटिसिमली स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम है। उसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस है दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, k मल्टीप्लाइड बाय t, वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड k इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल t से लेके t प्लस dt इज व्हाट, k मल्टीप्लाइड बाय t, वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड k इज ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ गई, ठीक। दूसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन सक्सेस, वो जो टाइम इंटरवल में, वो जो टाइम इंटरवल है उसमें एक से ज्यादा सक्सेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। क्या रहेगी, बहुत कम रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज व्हाट, वेरी, बात समझ में आ गई, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज व्हाट, वेरी। एंड तीसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, तीसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, जो जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, ठीक है, जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे तो दैट विल बी व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ टी टाइम पीरियड एज वेल एज अर्लियर सक्सेसेस, ठीक है। जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे यहाँ पे जो टाइम इंटरवल आपको गिवन है उसमें आप क्या कर रहे हो, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम पीरियड एज वेल एज अर्लियर सक्सेसेस, ठीक है। देखना वही लिखे हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन दिस टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी एज वेल एज अर्लियर सक्सेस। ध्यान रहेगी, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पूरी ध्यान में रहना चाहिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल टी से लेके टी प्लस डी टी इज व्हाट, k मल्टीप्लाइड बाय t, वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड k इज व्हाट, ग्रेटर देन 0। दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन सक्सेस इन दिस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज व्हाट, वेरी लो, ओके। एंड तीसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड कर रहे हो छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर तो क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा ऑफ टाइम पीरियड, इंडिपेंडेंट ऑफ टी एज वेल एज अर्लियर सक्सेस, क्लियर, ओके। कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं जहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होता है, ठीक है। पहला एग्जांपल देखो मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड पर मिनट, ठीक है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड पर मिनट। रोड एक्सीडेंट्स जो है, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स जो है क्या हो गया आपका, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स क्या होगा आपका, या तो 0 होने वाले रोड एक्सीडेंट्स, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, 5 होगा, वैसा, ठीक है। 2.4 रोड एक्सीडेंट्स, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। 2.44 रोड एक्सीडेंट्स, ये पॉसिबल है क्या, नहीं। 3.5 रोड एक्सीडेंट्स पॉसिबल है क्या, ऐसा नहीं। बात समझ में,
नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड पर मिनट, ये क्या फॉलो करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें तो सिर्फ इतना पता चला ना कि नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी फॉलो कर सकता था, बट हम क्यों कर रहे हैं, ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। ठीक है, आप देखना बिजी रोड पे बोल रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स ऑन अ बिजी रोड पर मिनट। एक तो जो टाइम इंटरवल है क्या, वो बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, टाइम इंटरवल क्या है यहाँ पे, 1 मिनट का है, क्या है, क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, बट बिजी रोड है, बिजी रोड है क्या होगा, उसमें से बहुत सारे, वो रोड पे से क्या होगा, बहुत सारी व्हीकल्स पास होगी, आपके जो नंबर ऑफ ट्रायल्स आएगा वो क्या रहेगा, बहुत ज्यादा आने वाला, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या आने वाला है, बहुत ज्यादा आने वाला। ठीक है, एंड रोड एक्सीडेंट्स क्या बहुत फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं क्या, रोड एक्सीडेंट्स क्या बहुत फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं क्या, नहीं। तब क्या होगा, ध्यान से ही गाड़ी चलाएंगे ना, रोड एक्सीडेंट्स क्या होगा, एक आधी बार कभी हो गया तो हो गया, महीने वगैरह में वैसा। ओके, और क्या हो रहा है, रोड एक्सीडेंट्स क्या है, होने की चांसेस बहुत कम रहेगी, कोई भी क्या होगा, ऐसी अंधाधुंध तो गाड़ी चलाएगा नहीं ना, बात समझ में आ रही। ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, सब क्या होगा, पूरा प्रिकॉशंस वगैरह लेके गाड़ी चलाएंगे, रोड एक्सीडेंट होने की चांसेस क्या रहेगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी। बात समझ में आ रही, क्लियर हो गई ये चीज। यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वो क्या है, बहुत कम है, रोड एक्सीडेंट होने की चांस क्या है, बहुत ज्यादा कम है। बात समझ, टाइम इंटरवल भी क्या था यहाँ पे, बहुत छोटा था, पर मिनट मैंने बोला था। ठीक है, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स जो यहाँ पे एन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, बिजी रोड है, तो रोड पे से क्या होगा, बहुत सारे व्हीकल्स पास हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। बात समझ में आ रही। वैसे एक और देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक। ठीक है, नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पर पेज ऑफ अ लार्ज बुक, यहाँ पे क्या होगा, जो पेज है उसके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे वर्ड्स लिखे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो गया, जो वर्ड्स लिखे हुए वो क्या है, बहुत ज्यादा है, बट प्रिंटिंग मिस्टेक होने की चांसेस क्या बहुत ज्यादा रहेगी क्या, नहीं। ठीक है, कोई भी ऑथर अगर बुक लिख रहा है तो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या बहुत ज्यादा करेगा क्या, वो नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक होने की चांसेस क्या रहेगी, बहुत ही ज्यादा कम रहेगी, बट वो पेज के ऊपर जो वर्ड्स लिखे रहेंगे वो तो क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे। बात समझ में आ रही, एन का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, बहुत ज्यादा कम है। बात समझ में आ रही, ठीक है, ये भी क्या होगा, आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। एंड नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स जो है वो क्या है, एक बार डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स कभी भी आपका डेसिमल में आ पाएगा क्या, नहीं ना, क्या है, या तो 0 प्रिंटिंग मिस्टेक्स रहेगी, या 1 प्रिंटिंग मिस्टेक है, या 2 प्रिंटिंग मिस्टेक है, या 3, वैसा। बात समझ में आ रही, कभी पॉइंट में आ सकती है प्रिंटिंग मिस्टेक्स नहीं, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो है, साथ में जो वर्ड्स लिखे रहेंगे वो पेज के ऊपर तो बहुत ज्यादा रहेंगे, बट प्रिंटिंग मिस्टेक होने की चांस क्या है, बहुत ज्यादा कम है, तो ये किसमें आ गया, आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ जाए। बात समझ में आ गई, क्लियर, समझ में आ गया। तो अगर आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, x फॉलोज, कैसे लिखते हैं, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर। बात समझ में आ गई, क्लियर। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक सिंगल पैरामीटर होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक सिंगल पैरामीटर होता है, कौन सा, n। बात समझ में आ रही है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स थे, n और p, बट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, एक सिंगल पैरामीटर ही है, n। ओके, ठीक है, एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है, वो क्या रहता है आपका e टू द पावर -m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ध्यान रहेगा क्या बोला मैंने, e टू द पावर -m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ओके, e टू द पावर -m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, और x की वैल्यूज क्या रह सकती है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही। लेट सपोज करो x का वैल्यू बोल दिया 2.5, x का वैल्यू क्या है 2.5, और आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2.5, और वो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x वो क्या फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है x वो क्या फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या फाइंड करने को बोल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2.5, तो क्या आएगा 0। तो जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या वैल्यूज अटेन कर सकता है, 0 अटेन कर सकता है, 1 अटेन कर सकता है, 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। 2.5 वैल्यू अटेन कर पाएगा क्या, कभी भी नहीं। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2.5 या f ऑफ 2.5 जो है वो क्या आएगा, आपका 0 आएगा, अदरवाइज मैंने क्या बोल दिया, 0। ठीक है, x की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी है, तो उस केस में f ऑफ x क्या रहेगा, e टू द पावर -m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। अदरवाइज f ऑफ x क्या आएगा आपका, कभी भी। बात समझ में आ रही, ठीक है। यहाँ पर भी f ऑफ x क्या आपका एक प्रोबेबिलिटी है ना, f ऑफ x का एक प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कभी भी क्या रहेगा, या तो 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रह सकता है कभी भी नहीं। इसलिए f ऑफ x क्या आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, f ऑफ x क्या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब फटाफट से हम क्या करें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख रहे हैं। ओके, पहला पॉइंट देखना, जैसे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या था, बाय पैरामेट्रिक था ना, वैसे यहाँ पे आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वो क्या रहेगा, यूनी पैरामेट्रिक रहेगा। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर्स थे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंगल पैरामीटर है, इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, यूनी पैरामेट्रिक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है।
ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट यहाँ पे भी क्या होगा, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 1, ठीक है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू व्हाट, ओके। दूसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो क्या फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो उसका मीन किसके बराबर रहेगा, m के बराबर, ठीक है। जो पैरामीटर है ना उसके बराबर, मीन किसके बराबर रहेगा, m के बराबर। वेरिएंस भी किसके बराबर रहेगा, m के बराबर। वेरिएंस भी किसके बराबर रहेगा, m के बराबर। स्टैंडर्ड डिवीजन किसके बराबर रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ m के बराबर। स्टैंडर्ड डिवीजन जो किसके बराबर रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ m के बराबर, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन और वेरिएंस क्या आते हैं, सेम आते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन इज इक्वल टू व्हाट, वेरिएंस। बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, मीन कभी भी क्या आएगा, वेरिएंस से ज्यादा आ रहा था, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा था, मीन कभी भी क्या आ रहा था, वेरिएंस से ज्यादा आ रहा था। बात समझ में आ गई, ठीक है। ध्यान रखिए चीज पूरी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, आपका जो मोड है वो सिंगल भी आ सकता है और दो मोड भी आ सकते हैं, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिंगल मोड भी आ सकता है और दो मोड भी आ सकते हैं। बात समझ में आ रही। अब वो सिंगल मोड आएगा कि दो मोड आएगा, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, m की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर m का वैल्यू नॉन इंटीजर है तो एक ही मोड आएगा, और अगर m का वैल्यू इंटीजर है तो क्या होगा, दो मोड आएगा। बात समझ में आ रही। m का वैल्यू अगर क्या है, नॉन इंटीजर है तो एक ही मोड, और m का वैल्यू अगर क्या है, इंटीजर है तो क्या होगा, दो मोड। बात समझ में आ रही, ठीक। अगर आपका m का वैल्यू क्या है, लेट्स सपोज करो 4.5, m का वैल्यू क्या है 4.5, ठीक है। तो उसके इसमें मोड क्या रहेगा, इंटीजर पार्ट जो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, m का वैल्यू 4.5 है जो कि क्या है, नॉन इंटीजर है, तो एक ही मोड रहने वाला है। मोड क्या रहेगा आपका, इंटीजर पार्ट, यानी क्या हो गया। बात समझ में। अगर आपका m का वैल्यू यहाँ पे 4.56 भी रहता था तो भी मोड क्या आता था, 4 ही आता था। बात समझ। इंटीजर पार्ट देखना आपको, तो 4.56 में इंटीजर पार्ट क्या है, 4 है, और जो डेसिमल पार्ट 0.56 उसको हटा दो। बट अगर वही m का वैल्यू क्या है, 3 है, m का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, इंटीजर है, तो मोड कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। और मोड क्या रहेगा, एक रहेगा m और एक रहेगा m-1, एक रहेगा 3 और एक रहेगा 3-1 कितना। बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। वही सब चीज यहाँ पे लिख रखी है नोट्स में, ये सब आपको क्या होगा, पूरा की पूरा दिख जाएगा, ओके। बात समझ में आ रही। एक लास्ट प्रॉपर्टी देखना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपका x है जो फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m1। एक दूसरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल y है, वो भी क्या फॉलो कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो कर रहा है, बट उसका पैरामीटर क्या है, m2। और ये दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो x और y क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अब मैं जो एक नया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तैयार कर रहा हूँ जो कि क्या है, x प्लस वाई है, ओके। ये भी क्या करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, और उसका पैरामीटर क्या रहेगा, m1 प्लस m2। का पैरामीटर क्या रहेगा, m1 प्लस m2। बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये चीज वो लिखी है, x follows Poisson distribution with parameter m1, y follows Poisson distribution with parameter m2, and x and y are independent। then जो हम एक नया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तैयार कर रहे हैं x प्लस वाई, वो भी क्या होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, पर उसके पैरामीटर क्या रहेंगे, m1 प्लस m2। क्लियर, ध्यान रहेगा, ओके। इसके बाद क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर क्या हो रहा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके दो पैरामीटर्स थे ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके दो पैरामीटर्स थे, कौन से, n और p। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, जो आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स जो क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है, वेरी लार्ज है, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है बहुत ज्यादा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, बहुत ज्यादा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है क्या है, बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, 0 के बराबर है, एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, इन्फिनिटी के आसपास जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड वैल्यू ऑफ p जो है टेंड्स टू 0, ठीक है। वैल्यू ऑफ n क्या है, वेरी लार्ज है, एंड वैल्यू ऑफ p क्या है, वेरी स्मॉल है, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ n एंड p रिमेन्स फाइनाइट, ठीक है। n का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, और p का वैल्यू क्या है, बहुत कम है, बट जब आप n और p का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसको टेंड करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो किसको टेंड करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर है m, उसका वैल्यू किसके बराबर रहेगा, n मल्टीप्लाइड बाय p के बराबर। आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको टेंड कर रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, बट वो जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर m है उसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी, n मल्टीप्लाइड बाय p के बराबर। बात समझ में आ गई, ये भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कि वैल्यू ऑफ n क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, ओके, एंड वैल्यू ऑफ p क्या है, बहुत ज्यादा ही कम है, ठीक है। n का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, और p का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा कम है, 0 के आसपास है p का वैल्यू, और n का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, सच दैट n और p का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, मॉडरेट आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको टेंड करेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन।
प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली क्या होता है, एन का वैल्यू जब भी 30 से ज्यादा रहता है और पी का वैल्यू क्या है 0 के आसपास एकदम 0.002 वगैरह वैसा, ठीक है, सच दैट एन और पी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका फाइनाइट आ रहा है। आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको डिपेंड करेगा, पॉइजन। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस थे हमने कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने देखा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाद में हमने क्या देखा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया पूरा चीज है, ओके। अब आखिरी में हम क्या देख रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। एक स्टैटिस्टिशियन उनका नाम था गॉस, ठीक है, उसके ऊपर से क्या करा, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नाम दे दिया। बट ज्यादा जो चलता है वो कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी। क्लियर, ओके। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके ऊपर अप्लाई करता है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। तो जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है उनके ऊपर क्या अप्लाई करता है, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करते हैं, बट आपके करिकुलम में क्या है, सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना है। बट आप आगे अगर कोई और दूसरा प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करते हो, एक्चुअल साइंस वगैरह वगैरह, उसमें क्या होगा, आप और भी बहुत सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे, ठीक है। उसमें एक सेपरेट पूरा पेपर ही है इसके ऊपर, बट वो अभी आपके काम का नहीं है। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही पढ़ना। यहाँ पे देखना, सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ध्यान से पूरा सुनो और समझो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या आपके दो पैरामीटर्स हैं, कि जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर्स थे ना, वैसे क्या होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कितने पैरामीटर्स है, दो पैरामीटर्स है। एक पैरामीटर है आपका म्यू और एक पैरामीटर है सिग्मा स्क्वायर। म्यू मतलब क्या होता है, मीन, सिग्मा स्क्वायर यानी क्या होता है, वेरिएंस। बात समझ में आ रही, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कितने पैरामीटर्स है, दो पैरामीटर्स है, एक है म्यू यानी मीन और एक है सिग्मा स्क्वायर यानी क्या, बात समझ में आ गई, क्लियर, ओके। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपका जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल एक्स से, क्या हो रहा है, अगर हम इसको ऐसा लिख रहे हैं कुछ, इसको रीड कैसे करते हैं, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स व्हाट, म्यू एंड सिग्मा। म्यू यानी क्या, मीन, सिग्मा स्क्वायर यानी क्या, वेरिएंस। बात समझ में, तो अगर मुझे म्यू और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू पता है, मैं आसानी से क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कर। बात समझ में आ रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने पैरामीटर्स है, दो ही पैरामीटर्स है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका क्या रहेगा, बाय पैरामेट्रिक, ओके, क्या रहेगा, बाय पैरामेट्रिक रहेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, सिमेट्रिकल है, ध्यान रखना है चीज। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल किसके अबाउट है, अबाउट मीन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या रहेगा आपका, सिमेट्रिकल आएगा अबाउट मीन, ओके। जैसे देखना यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है, ध्यान से देखो, ये वाला जो ग्राफ है, ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है आपका, सिमेट्रिकल है अबाउट व्हाट, एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप x इक्वल्स टू म्यू वाला लाइन ड्रॉ कर रहे हो, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया और बाद में आप क्या कर रहे हो, x इक्वल्स टू म्यू वाला वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो क्या कर रहा है, वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है उसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। यहाँ पे मैंने रेड कलर से एक रीजन को शेड किया और एक रीजन को मैंने ग्रीन कलर से शेड किया, क्या रहेगा, रेड कलर का रीजन और ग्रीन कलर का जो रीजन है वो क्या आपके आइडेंटिकल आ रहे हैं, सिमेट्रिकल आ रहे हैं। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। ये चीज हमने कवर कर ली यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, एफ ऑफ एक्स क्या रहता है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट आपको ध्यान रखना रहेगा, 1 अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई, ठीक है। बाद में क्या होगा, e टू दी पावर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय e टू दी पावर माइनस ब्रैकेट में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा, ठीक है। समझ में आएगा क्या बोला मैंने, यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ लिख के, 1 अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई e टू दी पावर माइनस ब्रैकेट में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा, ठीक है। क्या होता है, f ऑफ, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं ध्यान रखोगे तो इसके ऊपर बेस जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नहीं बना पाओगे, और एग्जाम में पूछते हैं उसके ऊपर बेस क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एकदम ये ध्यान रहना चाहिए, एकदम उसको याद कर लो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वही है, सिग्मा मतलब क्या रहेगा आपका, सिग्मा मतलब क्या रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। पाई मतलब क्या होता है, पता है सभी को, पाई मतलब क्या होता है, 22/7 या 3.14, ये पढ़े थे ना, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब क्या होता है, 3.14 लिख दो या फिर 22/7। म्यू मतलब क्या है, बात समझ में, ठीक है। एंड ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, ओके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर अप्लाई करता है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर। यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x का जो वैल्यू है किसके बीच में लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, क्लियर, ओके। अभी दिख रही स्क्रीन पे, अभी दिख रहा है, ओके। समझ में आ गया सभी को,
ठीक है, ये ध्यान रख लो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला एकदम ध्यान रखना रहेगा। यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है, यहाँ पर भी जो आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स एक तरीके से क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, आपकी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है। बट यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी आप नहीं फाइंड कर रहे हो। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ पे उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू, बात समझ में आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल्स टू, बात समझ में आ गई। ये नहीं होगा यहाँ पे, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ही होगा, सॉरी ठीक है, ये बोलने में गलत हो गया, ये तो क्या होगा यहाँ पे, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ही होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका एक्स ही रहेगा। एक सेकेंड देखो, कुछ यहाँ पे ये आपका जो है ना एफ ऑफ एक्स, ये पहले फॉर्मूला तो आप नोट कर लो, एफ ऑफ एक्स क्या रहता है, 1 अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 पाई ई टू द पावर माइनस इन ब्रैकेट एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन टी सिग्मा स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या रहता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बात समझ में आ रही, ओके। एंड यहाँ पर ये जो आप एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हो, यहाँ पे आप ये जो एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हो, ये क्या रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से, इसके लिए क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। एंड ये क्या रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल, क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, वो अलग चीज होती है। अगर मैं लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ध्यान से देखो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स अगर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स जो है लेस देन और इक्वल्स टू, बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर जैसे ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ऑफ, बट अगर ऐसा बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2, तो ये क्या होगा, कैपिटल एफ ऑफ, ठीक है, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में फर्क है, ठीक है, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में फर्क है। ये क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होता है, ये जो चीज है ये क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये क्या है आपका, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, बात समझ में आ गई। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है आपका, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होता है, ठीक है, बात समझ में आ गई। कैपिटल एफ में और स्मॉल एफ में फर्क होता है, कैपिटल एफ में और स्मॉल एफ में फर्क हो जाएगा, बात समझ में आ रही, वो भी मुझे बताना था, इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको लिख के बता दिया, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो पहले गलत लिखने में आ गया था, बट मैंने वहाँ के वहीं आपको मिटा के बता दिया, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है, ओके। एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में जो आपका एफ ऑफ एक्स है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हो। यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है उसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन नहीं बोलेंगे, वो तो क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में बोलते हैं, बट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में क्या बोलते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बात समझ में आ गई। और ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, ये जो आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ध्यान रहेगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रहेगी ये चीज पूरी। और इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो चीज है एफ ऑफ एक्स, छोटा वाला जो एफ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ओके। इसके अलावा देखो और भी चीजें बताना, इतना पहले नोट कर लो, इतना पहले नोट कर लो, ये चीज मेरे ख्याल से नोट्स में नहीं लिखा था मैंने, ये वाला जो पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, ये वाली चीज नोट में लिखनी रह गई थी, ठीक है, जो नोट्स है उसमें लिखना रह गया था, तो इसको फटाफट से आप लोग भी नोट कर लो, ध्यान रहेगी ये चीज, ओके। तो स्मॉल एफ और कैपिटल एफ में भी फर्क है, और ऑप्शन जब आएगा तो ध्यान से देखना, स्मॉल एफ है कि कैपिटल एफ है, गलती मत कर देना। एक क्वेश्चन भी है, जब अभी हम करेंगे ना सेट ए और सेट बी के क्वेश्चन, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, ओके। आपको देखना पड़ेगा ध्यान से कि स्मॉल एफ है कि कैपिटल एफ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ के। इसके अलावा देखो और भी बहुत सारी चीजें बताना है यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम क्या यूज करते थे, समेशन यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, बात समझ में आ रही है। तो वहाँ पे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आता था, 1 आता था, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, लोअर लिमिट क्या रहेगा, माइनस इन्फिनिटी, और अपर लिमिट क्या रहेगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, एक तरीके से क्या है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व है, ठीक है। इंटीग्रेशन यानी क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व।
तो यहाँ पे क्या है, एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जब आप फाइंड करोगे, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में जब आप एरिया फाइंड करोगे नॉर्मल कर्व का, तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये नोट्स में लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाए ये चीज, समझ में आ रही है बात। फटाफट से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका बाय पैरामेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका बाय पैरामेट्रिक है। यहाँ पे कितने पैरामीटर्स है, 2 पैरामीटर्स है, कौन कौन से, म्यू और सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका बाय पैरामेट्रिक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका सिमेट्रिकल है, इसके अबाउट, मीन के अबाउट, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल है, इस वजह से जब आप स्क्यूनेस फाइंड करोगे, जब आप स्क्यूनेस फाइंड करते हो तो क्या आता है, 0 आता है। जब भी आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस कितना आएगा, 0 आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ में भी बताया, कि जब आप x इक्वल्स टू म्यू का लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो क्या हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ये समझ में, सभी को समझ में आ रहा है ना पूरा, ओके। यहाँ पे जो रेड कलर का रीजन है और ये जो ग्रीन कलर का रीजन है, ये दोनों क्या इक्वल है, इन दोनों का जब आप एरिया फाइंड करोगे तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, हाँ कि ना, ठीक है। ये रेड कलर का जो रीजन है और ये जो ग्रीन कलर का रीजन है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, क्या है, सेम है आपके। तो जब आप इनका एरिया भी फाइंड करोगे, रेड कलर के रीजन का और ग्रीन कलर का रीजन का, जब आप एरिया भी फाइंड करोगे तो क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। और अभी मैंने एक जस्ट क्या चीज बोला था आपको कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का एरिया क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का एरिया क्या होता है, 1 होता है। कि एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व किधर से किधर तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखना, माइनस इन्फिनिटी से म्यू तक का एरिया, माइनस इन्फिनिटी से म्यू तक का एरिया कितना हो जाएगा, 1 का आधा, 1 का हाफ, यानी कितना होगा, 1/2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। बात समझ में आ गई। यहाँ पे रेड कलर से जो मैंने रीजन को शेड कर रखा है उसका एरिया कितना आएगा, 0.5, और जो मैंने ग्रीन कलर से भी रीजन को शेड कर रखा है उसका एरिया भी कितना आएगा, 0. बात समझ में आ गई, वही देखो आगे लिख रखा है पूरा, एरिया बिटवीन व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू, ठीक है। रेड कलर से जो मैंने रीजन को शेड कर रखा है, एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू म्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया बिटवीन म्यू टू इन्फिनिटी, ठीक है, एरिया बिटवीन म्यू टू प्लस इन्फिनिटी, जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड कर रखा है। और ये दोनों किसके बराबर रहेंगे, 0.5 के बराबर, ये दोनों किसके बराबर रहेंगे, 0.5 के बराबर। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये 0.5 कैसा है, समझ में आएगा, जैसे लेट सपोज करो रेड कलर का जो रीजन है उसका एरिया y है, ग्रीन कलर का जो रीजन है उसका एरिया भी क्या रहेगा, y रहेगा, और रेड प्लस ग्रीन कलर का जो एरिया डेट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1, y प्लस y इक्वल्स टू व्हाट, 1, 2y इक्वल्स टू 1, तो y कितना आ गया, 1/2 इक्वल्स टू व्हाट, 0. बात समझ में आ गई, ठीक है। हर चीज के पीछे का रीजन है, लॉजिक है, समझ में आ रहा है, ओके। यही जो है एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू म्यू, इसको आप कैसे लिखोगे, एरिया कभी भी क्या होता है, जब भी आप एरिया अंडर द कर्व फाइंड करो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, इंटीग्रेशन फाइंड करो, इंटीग्रल फाइंड करो। इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, लिमिट्स क्या रहेंगी, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट म्यू, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट म्यू, ठीक है। एरिया बिटवीन म्यू टू प्लस इन्फिनिटी क्या रहेगा, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx। अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या रहेगा, म्यू, और अपर लिमिट क्या रहेगा, प्लस इन्फिनिटी, लोअर लिमिट क्या रहेगा, म्यू, और अपर लिमिट क्या रहेगा, प्लस इन्फिनिटी। और ये किसके बराबर आ रहा है आपका एरिया, 0.5 के। बात समझ में आ गई। नोटेशंस में मैंने लिख के बता दिया, वर्डिंग्स में भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। और वो तो आपको ऑलरेडी पता ही है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच का एरिया क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो आप नोटेशन में कैसे लिखोगे, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, ठीक है। एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, 1। फिर जब आप नोटेशंस में लिखोगे तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx, लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट। बात समझ में आ गई, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है उसका शेप क्या आ रहा है, बेल शेप, घंटी के जैसा आ रहा है ना। बात समझ में आ रही है, ओके। ये बेल शेप्ड है कि नहीं, ठीक है। मंदिर में जब आप जाते हो तो बेल जो देखते हो उसका शेप भी ऐसे ही रहता है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो शेप है वो क्या है, बेल शेप्ड है। इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन आ जाता है, इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी छोटे से छोटे पॉइंट थे वो भी मैंने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर रखे। एक आधा पॉइंट जो छूट गया था मैंने क्या करा, यहाँ पे आपको लिखा के दे दिया है, ठीक है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, वो मैंने क्या करा यहाँ पे आपको लिखा के दे। स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी, स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी।
ओके। एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2, अगर आपको किसी ने बोल दिया एफ ऑफ 2, कैपिटल एफ ऑफ 2, कैपिटल एफ ऑफ 2, इसका मतलब क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 2। जैसे अगर आपको बोल रहा है एफ ऑफ 5, कैपिटल एफ ऑफ 5, क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 नहीं, क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 5। बात समझ में आ रही? क्लियर हो गया? ओके। ये जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है, ये क्या होता है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ 5 का मतलब क्या है? 5 और उसके नीचे एक्स जो भी वैल्यूज अटेन कर रहा है, उन सभी प्रोबेबिलिटीज का क्या? एडिशन, ठीक है। क्यूमुलेटिव कर रहे हैं, उसका हम क्या करें? सम कर लेंगे। कैपिटल एफ क्या रहता है आपका? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके। एंड स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में स्मॉल एफ ऑफ एक्स को हम क्या बोलते थे? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। यहाँ पे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये भी छोटी छोटी चीजें, बट इसके ऊपर बेस भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा फटाफट से देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो देख रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन और मोड तीनों क्या आते हैं? सेम ही आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन, मीडियन और मोड क्या आएंगे? तीनों सेम आएंगे, ठीक है। मोड मतलब क्या होता है? ऐसा ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। मोड मतलब क्या होता है? ऐसा ऑब्जर्वेशन जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर आपका कोई ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। यहाँ पे क्या है? यही वाले पॉइंट पे x इक्वल्स टू म्यू पी, ध्यान से देखो, x इक्वल्स टू म्यू पी क्या हो रहा है? प्रोबेबिलिटी आपकी सबसे ज्यादा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जो आपका मीन है वही क्या रहेगा? मोड रहेगा। मीडियन मतलब क्या होता है? डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। यहाँ पे जो x इक्वल्स टू म्यू है, ये क्या कर रहा है? डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, तो ये क्या रहेगा? आपका मीडियन भी रहेगा। हर चीज के पीछे का रीजन है, ओके। तो मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू व्हाट? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान से देखो, स्क्यूनेस कितना रहेगा? 0। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिमेट्रिकल होता है, इसकी वजह से स्क्यूनेस क्या रहेगा? यहाँ पे 0। मीन डेविएशन जब आप फाइंड करोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन केस में जब आप मीन डेविएशन फाइंड करोगे, तो क्या आएगा? 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ठीक है। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या रहेगा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट क्वार्टाइल क्या रहेगा? म्यू माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, म्यू माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। एंड थर्ड क्वार्टाइल क्या रहेगा? म्यू प्लस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। जब आप क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करोगे, क्वार्टाइल डेविएशन क्या रहेगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा आपका? 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। ध्यान रखना, ओके। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है? म्यू माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है? म्यू प्लस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। सेकंड क्वार्टाइल पूछो तो क्या रहेगा? सेकंड क्वार्टाइल मीडियन के बराबर होता है। सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है? मीडियन के बराबर, और मीडियन क्या है? म्यू। Q2 क्या रहेगा आपका? म्यू। क्वार्टाइल डेविएशन क्या रहेगा? 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 6। ध्यान रखने वाली चीज, ठीक है। सब चीज ध्यान रखना, इनके ऊपर सबके ऊपर क्या है? डायरेक्ट फॉर्मूलेज वगैरह, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में टेस्ट होते हैं। मीन डेविएशन क्या होता है? 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। Q1 क्या होता है? म्यू माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। Q3 क्या होता है? म्यू प्लस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। बात समझ में आ रही, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जहां पे क्या हो रहा है? कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। पॉइंट्स जहां पे कर्व अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है। जैसे देखना यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाई है, यहाँ पे आपका जो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है कौन कौन से रहेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो रहेंगे। एक तो देखो ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है, ये येलो कलर से मैंने किया, और एक ये वाला रहेगा, ठीक है। ये येलो कलर से जो मैंने दो पॉइंट्स को हाईलाइट किए, ये क्या रहेंगे? आपके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्व जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है, वो क्या कर रहा है? अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। ये येलो कलर के जो दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्व जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है, वो क्या कर रहा है? अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है। ये दोनों क्या रहेंगे? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ओके। और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। बात समझ में आ रही, ओके। वही लिखे हुआ है, ये रहा पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। लेट्स सपोज फॉर एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है आपका x, जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स μ1, σ1। एक और कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है y, जो कि क्या फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो कर रहा है। उसके पैरामीटर्स क्या है? μ2, σ2।
ठीक है। और ये दोनों कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है आपके एक्स और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब हम एक नया कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो कि क्या है एक्स प्लस वाई। ये भी क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, बट उसके पैरामीटर्स क्या रहेंगे, μ1 प्लस μ2 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2। बात समझ में आ गई, ठीक है। μ1 प्लस μ2 कॉमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2, सेम चीज पूरी यहाँ पे लिख रखी। बात समझ में आ गई, ओके। इसके अलावा अभी देखना एक और चीज होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसका छोटा सा पार्ट क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसको मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सुपर सेट है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सुपर सेट है, एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या बोलेंगे, सबसेट है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसेट है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा है, अगर आपका म्यू का वैल्यू 0 है, जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था ना, उसमें अगर हम म्यू का वैल्यू क्या कर दे रहे, 0 कर दे रहे, और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 1 कर देंगे, तो आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पैरामीटर्स क्या थे, म्यू और सिग्मा स्क्वायर ना। तो अगर म्यू का वैल्यू 0 है और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 1 है, ठीक है, म्यू का वैल्यू क्या है 0 है और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1 है, क्या हो जाएगा, तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्या बोलेंगे इसको आप, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है। जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है तो हम डिनोट करते हैं जनरली जेड से, जनरली किसे डिनोट करते हैं उसको जेड से, ओके। सब चीज लिखी हुई है नोट्स में, ये सब चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब देखना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रहा हूँ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होगा, मीन, मीडियन और मोड क्या होगा, तीनों सेम ही आएंगे, किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे म्यू कितना है, 0 है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू कितना है आपका, 0 है। यहाँ पे मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू व्हाट, 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो भी क्या आएगा, सिमेट्रिकल आएगा, अबाउट व्हाट, x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे म्यू कितना है, 0, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो भी सिमेट्रिकली आएगा, अबाउट व्हाट, x इक्वल्स टू 0। म्यू की जगह 0 पुट कर दिया, और क्या हो रहा है, समझ में आ रही बात। मीन डेविएशन कितना आएगा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का मीन डेविएशन कितना आएगा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1। 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा होता है ना, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 1 है तो सिग्मा भी क्या होगा, 1, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर 1 है तो सिग्मा क्या हो जाएगा, 1। तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा, 0.8, क्लियर। क्वार्टाइल डेविएशन जब आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 1। फॉर्मूला क्या होता है वैसे क्वार्टाइल डेविएशन का, 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, बट सिग्मा क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा। 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना आएगा, 0.67। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एकदम आसान है। म्यू की जगह पुट कर दो 0, सिग्मा स्क्वायर की जगह पुट कर दो, म्यू की जगह 0 और सिग्मा की जगह भी 1। सिग्मा स्क्वायर 1, इसका मतलब क्या है, सिग्मा का वैल्यू क्या है, 1, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सिग्मा भी क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या रहेगा, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या रहेगा, म्यू माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, यानी क्या होगा, 0 माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, यानी कितना आएगा, माइनस 0.675। वैसे जब आप थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करोगे तो क्या आएगा, प्लस 0.675। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो क्या आएगा, माइनस 0.675। थर्ड क्वार्टाइल जो क्या आएगा, प्लस 0.675। क्वार्टाइल डेविएशन क्या आएगा, 0.675। मीन डेविएशन क्या आएगा, 0.8। आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल आएगा, अबाउट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमेट्रिकल इस वजह से यहाँ पे भी स्क्यूनेस क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे भी मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू क्या आएगा, मोड रहेगा, इक्वल्स टू व्हाट, 0। मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू व्हाट, 0, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। बात समझ में आ गई, क्लियर। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रहेंगे आपके, एक रहेगा -1 और एक रहेगा +1। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में से होता क्या है, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। म्यू की जगह पुट कर दो 0, सिग्मा की जगह पुट कर दो 1, तो 0 माइनस 1 कितना होगा, -1, एंड 0 + 1 क्या होगा, +1। इसलिए यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या रहेंगे, -1 एंड +1। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू क्या रहेगा आपका, 0 और सिग्मा स्क्वायर क्या रहेगा, 1। आपको अगर इतना ध्यान रहा और आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रहे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर -∞ से लेके 0 तक, यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है, 0 है ना। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू का वैल्यू क्या है, 0 है, मीन का वैल्यू क्या है, 0। एरिया बिटवीन -∞ टू 0 कितना आएगा, 0.5। एरिया बिटवीन 0 टू +∞ कितना आएगा, 0.5। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एंड एरिया बिटवीन -∞ टू +∞ वो तो क्या आएगा, 1 ही। क्लियर हो गया ये। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन -∞ से लेके 0 तक का एरिया कितना आएगा, 0.5, एंड 0 से लेके +∞ तक का एरिया कितना आएगा, 0. बात समझ में आ रही है। यहाँ म्यू का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ म्यू की जगह 0 पुट कर रहे हो। आपने जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट्स देखे थे वहां पे क्या कर रहे हो, सिर्फ म्यू की जगह 0 पुट कर दे रहे हो, ठीक है।
और सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 1 है, तो जहाँ जहाँ पर भी सिग्मा था उसकी जगह भी क्या कर रहे हो 1 पुट कर दे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी पॉइंट्स में सिग्मा था उसकी जगह भी आपने क्या करा, पुट कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है, ठीक है, उसको भी देखना है यहाँ पे कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, वो क्या रहता है आपका, सिमेट्रिकल होता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2, ये वाला डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू सॉरी -2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू -2। यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, -2 के बराबर या उससे छोटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू -2, इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, या तो -2 के बराबर या फिर उससे छोटा। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, -2 से छोटी जो वैल्यूज है वो क्या रहेगी, -2 से छोटी वैल्यूज क्या होगी आपकी, ये जो मैंने रेड कलर से, ये जो मैंने रेड कलर से शेड कर रखी है, ये वाला रीजन आएगा ना। x लेस देन और इक्वल्स टू -2 क्या होगा आपका, यही वाला रीजन आएगा जो मैंने रेड कलर से शेड कर रखा है, हाँ की ना, बराबर है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू 2 के बराबर या उससे ज्यादा, तो 2 से ज्यादा, 2 के बराबर या उससे ज्यादा, यानी क्या हो गया, ये वाला रीजन, ये जो मैंने ग्रीन कलर से शेड कर रखा है। बात समझ में आ गई। ये दोनों क्या दिख रहे हैं आपको, सेम ही दिख रहे हैं ना, कि आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल। आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है वो क्या है, सिमेट्रिकल। यहाँ पे आपको ये जो रेड कलर का रीजन है और ये जो ग्रीन कलर का रीजन है वो क्या दिख रहा है आपको, आइडेंटिकल दिख रहा है, पूरा की पूरा क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू -2 इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। क्लियर है कि नहीं, समझ में आई ये चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू -2 जो है, ये जो रेड कलर का रीजन है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, ये जो ग्रीन कलर का रीजन है, ये जो रेड कलर का रीजन और ग्रीन कलर का रीजन है, ये क्या है, सेम रहेगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, सिमेट्रिकल। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, -∞ से +∞ तक का एरिया कितना रहता है, 1। -∞ से +∞ तक का एरिया कितना होता है, 1। ठीक है, अब 1 में से ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 में से अगर मैं माइनस कर दे रहा हूँ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2, या फिर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। 1 मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 मतलब क्या हो रहा है, -∞ से लेके +∞ तक का एरिया। 1 का मतलब तो वही होता है ना कि -∞ से लेके +∞ तक जो भी आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया उसके अंदर का पूरा एरिया, उसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 क्या रहेगा, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 क्या रहेगा, ये वाला एरिया, ये जो मैंने अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, जो मैंने अभी ग्रीन कलर से हाईलाइट किया वो क्या रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से 1 में से, ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया आएगा, ये जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है के अंदर ये जो पूरा आपका एरिया आएगा उसमें से आप क्या करो, इतना है जो एरिया, ये क्या करो आप हटा दे रहे हो, क्या आएगा, ग्रीन कलर का एरिया ही आएगा ना। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का रीजन है यही आपका आएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। क्या लिख दिया इसको मैंने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। आप लेस देन 2 लिखो या लेस देन और इक्वल टू 2 लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल केस में आप लेस देन लिखो या लेस देन और इक्वल टू लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट मैंने उसको यहाँ पे ठीक कर दिया, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो भी सही था और अभी जो मैंने हटाया ये भी क्या है, सही। ये समझ में आएगा सभी को कि मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 क्यों लिखा। ठीक है, वही बात हो रही है ना। 1 मतलब क्या था, देखो ये वाला जो रीजन है, ध्यान से देखना और अच्छे समझो, ये वाला जो रीजन है तो मैंने नाम दे दिया पिंक। पिंक, तो रेड प्लस पिंक प्लस ग्रीन, ये कितना आएगा, 1 आएगा ना। रेड कलर का रीजन, पिंक कलर का रीजन और ग्रीन कलर का रीजन का एडिशन क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं देखो मैं, ध्यान से देखना, 1 माइनस ये जो मैंने लिखा था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। ठीक है, 1 मतलब क्या हो रहा है, रेड प्लस पिंक प्लस ग्रीन। 1 मतलब क्या होगा, रेड प्लस पिंक प्लस ग्रीन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 मतलब क्या होगा, ये पूरा रीजन, ये वाला पूरा रीजन होगा, 2 से छोटा वाला ये पूरा रीजन, यानी कौन सा आ रहा है, रेड वाला और पिंक वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 क्या होगा आपका, रेड वाला रीजन पूरा और पिंक वाला रीजन पूरा। तो इसको देखो लिख दे रहा हूँ, रेड प्लस, तो आप सब्ट्रैक्ट करो क्या आ रहा है बताना, रेड और रेड कैंसिल आउट हो जाएगा, पिंक और पिंक कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ग्रीन। वही तो चाहिए था हमें,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या था आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या था आपका, ग्रीन, और 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 कर रहे हो तो भी क्या आ रहा है, ग्रीन ही आ रहा है। ठीक है, मैं बहुत डिटेल में आप लोग को ये चीज़ समझा दे रहा हूँ, वैसे ये क्या होता है हमने रेगुलर क्लास में पूरा ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, बट तो भी आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर रहना चाहिए, आपको रिटेन रहना चाहिए वो चीज़, इसके लिए मैंने उसको फिर से पूरा बता दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखना ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 आपको ध्यान में आ रहा है, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, फाई ऑफ -2, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, फाई ऑफ -2, इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ ऑफ -2 भी लिख सकते हैं, तो हम कैपिटल एफ ऑफ -2 भी लिख सकते हैं, ध्यान में आ रहा है। कैपिटल एफ का मतलब क्या था, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 जो इसको आप या तो फाई ऑफ -2 लिख दो या फिर कैपिटल एफ ऑफ -2 लिख दो, एक ही बात है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2 जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, फाई ऑफ 2 लिख सकते हो। ठीक है, या फिर इसको आप कैपिटल एफ ऑफ 2 लिखो, एक ही बात, आप कैपिटल एफ ऑफ 2 लिखो, क्या है, एक ही बात। जनरली वर्ड हम क्या यूज करते हैं, फाई वर्ड यूज करते हैं, ये जो ग्रीक लेटर फाई जो है उसको यूज करते हैं, कैपिटल एफ की जगह क्या यूज करते हैं, ग्रीक लेटर। बात समझ में आ गई है। यहाँ से देखो हमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया था समझाने के लिए पूरा। यहाँ से क्या हुआ, हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई, क्या चीज, ध्यान से देखना, फाई ऑफ -x इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस फाई ऑफ x। ठीक है, फाई ऑफ -x इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस फाई ऑफ, ध्यान रहेगा। ओके, और ये चीज तो आपको पता ही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, उसको आप क्या लिखोगे, फाई ऑफ x, क्या लिखोगे आप, फाई ऑफ x। जैसे यहाँ पे ये जो चीज था, ये जो चीज था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू -2, उसको हमने क्या लिखा था, फाई ऑफ माइनस, तो हमने क्या लिखा था, फाई ऑफ -2। वैसे ये जो था प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, इसको हमने क्या लिखा था, फाई ऑफ, ये यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x, इसको हम क्या लिखेंगे, फाई ऑफ, क्लियर। ओके, और हमें कभी भी इनइक्वालिटी कौन सी चाहिए रहेगी, लेस देन वाली या लेस देन और इक्वल टू वाली। ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली अगर इनइक्वालिटी रहेगी तो उसको हमें चेंज करना रहेगा। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी थी, तो हमने क्या करा, लेस देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी में चेंज कर दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 था, उसको हमने क्या लिखा था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन। बात समझ में आ गई। तो कभी भी इनइक्वालिटी जो है हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला नहीं चाहिए रहेगा, क्या चाहिए रहेगा, या तो लेस देन वाला या फिर लेस देन और इक्वल टू वाला। लेस देन और इक्वल्स में यहाँ पे एक जैसा ही होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में कोई फर्क नहीं रहता उसके। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे ही हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर बेस्ड जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्या होगा, और ज़्यादा रिकॉल कर पाओगे, ठीक है, और ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे जैसे देखो मैंने वही चीज़ लिख के बताई कि अगर आपका इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाले, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, मुझे इनइक्वालिटी जो है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वाली चाहिए ही नहीं, मुझे इनइक्वालिटी कौन सी चाहिए, लेस देन वाली चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू वाली चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स जो है लेस देन एक्स, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स जो है लेस देन एक्स। और बाद में ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये क्या चीज हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स जो है लेस देन एक्स, ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस फाई ऑफ एक्स। बात समझ में, वही चीज हो रही थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, इसको हमने क्या लिखा था, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 2, और ये क्या हो रहा था, 1 माइनस फाई ऑफ, 1 माइनस फाई ऑफ। क्लियर। यहाँ पे हमारा पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम फटाफट से क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये मॉड्यूल में आ जाना, सेट ए और सेट बी के क्या करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस करते जाए। ओके, फटाफट क्वेश्चंस पे आओ। सेट ए में देखो पहला क्वेश्चन, अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फटाफट से क्वेश्चंस पे आ जाओ। क्वेश्चंस करेंगे तभी क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ओके, अभी पूरे कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो पूरे समझ लियो, बहुत डिटेल में समझे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाने में, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने समझा है। इस चैप्टर का वेटेज अच्छा खासा है, इसके लिए क्या करो, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दिया। ओके, अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट रहता तो हम पढ़ते ही क्यों थे। ओके, तो एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है, एंड क्या होगा, थियरी में भी एग्जिस्ट करेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या होगा, थियरी में भी एग्जिस्ट करता है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट है, एग्जिस्ट ओनली इन थियरी, ये भी करेक्ट है। एग्जिस्ट इन रियल लाइफ क्या है, ये भी करेक्ट है। क्या होगा, बोथ बी एंड, आ रहा है बोथ बी एंड। बात समझ में आ गई।
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अभी हमने देखा था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी रहता है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए भी रहता है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या था, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए था। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए था आपका, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए था। डिस्क्रीट भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, क्या रहेगा डी वाला, ए और बात समझ में आ रही। थर्ड, एन इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट, ठीक है। ऑप्शन में देखो कौन सा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन तो क्या है आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये कंटिन्यूस है, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कंटिन्यूस है, ठीक है। आपको गिवन नहीं है बट ध्यान में रखना, कॉची डिस्ट्रीब्यूशन जो ये भी किसके लिए रहता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए रहेगा। लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी किसके लिए रहता है आपका, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए रहता है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन जो है वो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाला है, कौन सा, पॉइसन, ऑप्शन नंबर, बात समझ में आ गई, क्लियर। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, एन इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये कौन सा है आपका, डिस्क्रीट है, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी क्या है, डिस्क्रीट है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक बार उसको साइड कर दो, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो उसको एक बार साइड कर दो, आपके करिकुलम में है ही। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके करिकुलम में और सही में भी प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे ज्यादा जो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज में आता है कौन सा आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही आता है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज में आता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए कौन सा आता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही, ऑप्शन नंबर, बात समझ में आ गई। फिफ्थ वाला देखना, पैरामीटर, पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हम बोल रहे थे ना पैरामीटर, जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है एन और पी, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है एम, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है म्यू और सिग्मा स्क्वायर। ये जो पैरामीटर है ये क्या है, किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन का, सैंपल का नहीं, किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। तो पैरामीटर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ अ पैरामीटर इज, सैंपल मीन नहीं, पॉपुलेशन का मीन हो सकता है, पैरामीटर का एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, पॉपुलेशन का मीन, सैंपल मीन नहीं हो सकता, तो ये तो गलत है। पॉपुलेशन मीन क्या है, करेक्ट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये थोड़ी ना पैरामीटर है, सैंपल साइज में नहीं, पॉपुलेशन का साइज हो सकता है, सैंपल का साइज नहीं। ये जो पैरामीटर है दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, पॉपुलेशन। पैरामीटर जो किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है आपका, पॉपुलेशन का, बात समझ में आ रही, ओके। इसके अलावा देखना और क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक सेवेंथ वाला और देख ले रहे हैं। अ ट्रायल इज एन अटेम्प्ट टू, ट्रायल का उसने मीनिंग पूछ लिया, ठीक है। मेक समथिंग पॉसिबल, ऑप्शन नंबर बी, मेक समथिंग इम्पॉसिबल, प्रोसिक्यूट एन ऑफेंडर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बकवास से ऑप्शंस गिवन थे तीनों। पहले तो डी देखो, प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल, जैसे जब मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, तो देखो ट्रायल ही कर रहा हूँ, जब मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, मैंने क्या कर रहा हूँ, ट्रायल कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो जो मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या पहले से पता है क्या हेड आएगा, या पहले से पता है क्या कि टेल आएगा, ठीक है, मुझे पता नहीं है क्या आने वाला है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल, कुछ ना कुछ तो आने वाला है ना, पक्का है। कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा, ठीक है, तो क्या हवा में तो नहीं रहेगा, जमीन पे तो आएगा ही ना, कुछ ना कुछ तो आएगा, हेड है टेल में से कुछ ना कुछ तो आएगा। बट सर्टेनिटी के साथ आप बता सकते हो क्या पहले से कि हेड आएगा कि टेल आएगा, प्रोड्यूस एन आउटकम विच इज नाइदर सर्टेन नॉर इम्पॉसिबल, बात समझ में आ रही, ऑप्शन नंबर 9th, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ऑलरेडी बताया मैंने, NCX मल्टीप्लाइड बाय P टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय Q टू द पावर n माइनस x। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, NCX दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, P टू द पावर x भी दिख रहा है एंड Q टू द पावर n माइनस x भी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, बात समझ में आ गई, क्लियर, ठीक है। 10th, इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विद पैरामीटर्स n एंड p देन x कैन अज्यूम, हमने ऑलरेडी देखा था f ऑफ x को जब हम लिख रहे थे NCX मल्टीप्लाइड बाय P टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय Q टू द पावर n माइनस x, x का जो वैल्यू क्या रहता है 0 1 2 एंड सो ऑन टिल, ठीक है। एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n पहला ऑप्शन है, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, 0 और n दोनों आ भी सकता है, ठीक है, पहला तो गलत हो गया, दूसरा ही क्या है, करेक्ट है, एनी वैल्यू बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। बट यहाँ पे देखो एनी वैल्यू में क्या होगा, डेसिमल वाली चीज भी आ जाएगी, एनी वैल्यू में क्या होगा, डेसिमल वाली चीज भी आ जाएगी, तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ज्यादा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्योंकि क्लियरली क्या बोल दिया उसने, होल नंबर, यहाँ पे 0.5 वैल्यू आ सकता है कि x का, नहीं 1.2 वैल्यू आ सकता है कि x का, नहीं, x का जो वैल्यू क्या आ सकता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल n आ सकता है, क्या होल नंबर्स है ना वो आपकी,
एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव। इसके लिए ऑप्शन को पूरा रीड करना जरूरी है, कभी भी चारों ऑप्शंस रीड कर लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा वो चीज। यहाँ पे एनी वैल्यू बोलना गलत हो जाएगा, एनी वैल्यू में तो क्या होगा आपके डेसिमल वाली चीजें भी आ जाएगी, इसके लिए क्या हमें सिर्फ होल नंबर्स ही चाहिए, एनी होल नंबर बिटवीन 0 एंड n बोथ इंक्लूसिव, ठीक है। फाइन, इसके बाद देखो तो आप खुद से कर लेना एक बार 11th वाला वगैरह, एक बार देखो 12th वाला कर रहे हैं, या बता दूंगा मैं 11th भी, एक बार 12th बट पहले कर लो। द मीन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p इज, मीन आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय p, क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाय p। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना ये। 13th, द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p इज, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q, अभी मैंने लिखा के दिया, कौन सा ऑप्शन है, ऐसा तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा तो कर सकते हो, p के जगह आप क्या लिख सकते हो, p प्लस q क्या होता है 1, p क्या हो जाएगा 1 माइनस q, p के जगह जो है 1 माइनस q लिख दो, n मल्टीप्लाइड बाय q मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस q, ऑप्शन नंबर। ऐसा नहीं कि मैंने n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q लिखा के दिया और वैसा तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, तो आप टिक ही नहीं करके आओगे, सोचो ना। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है पूरा q के टर्म्स में था, तो आप p को q के टर्म्स में लिख सकते हो ना, p क्या होगा 1 माइनस q, वो लिख दो, आ गया आंसर, ओके ठीक है। इसके बाद देखो 14th, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, बाय पैरामेट्रिक और डिस्क्रीट, ठीक है, इतना तो पक्का है। उसने क्या बोला, डिस्क्रीट बोल दिया, तो आंसर या तो बाइनोमियल या पॉइजन में आएगा, बट उसने बाय पैरामेट्रिक बोल दिया तो बाइनोमियल ही आएगा, कि पॉइजन तो क्या है यूनिपैरामेट्रिक है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा इसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल, बात समझ में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका बाय पैरामेट्रिक नहीं क्या, यूनिपैरामेट्रिक, 11th भी करा ही दे रहा हूँ। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेवर सिमेट्रिकल, गलत। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो सिमेट्रिकल हो सकता है प्रोवाइडेड p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू व्हाट 1/2, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है कभी भी सिमेट्रिकल नहीं हो सकता, ये चीज गलत है। सिमेट्रिकल हो सकता है प्रोवाइडेड p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू व्हाट 0.5 या 1/2, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखो करेक्ट है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल व्हेन p इक्वल्स टू व्हाट 0.5, ओके। 15, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मोड क्या रहेगा, मीन एंड मोड आर नेवर इक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, आर इक्वल व्हेन q इक्वल्स टू 0.5, डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट। यहाँ पे पहली तो बात ये समझो, आर ऑलवेज इक्वली जरूरी है क्या, ये जरूरी है क्या, नहीं, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मोड आपका हर बार सेम रहेगा, जरूरी नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मोड आपका हर बार सेम ही रहेगा, बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आर इक्वल व्हेन q इक्वल्स टू 0.5, आर इक्वल व्हेन q इक्वल्स टू 0.5, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखना n का वैल्यू क्या है 10 एंड q का वैल्यू क्या है 0.5 है, का वैल्यू भी क्या होगा 0.5 ही रहेगा, ये तो पक्का है। n का वैल्यू 10 है, मैंने मान लिया n का वैल्यू क्या है 10 है, q का वैल्यू क्या है 0.5, तो p भी क्या रहेगा, p क्या रहता है 1 माइनस q, तो 1 माइनस 0.5 भी क्या होगा 0.5 आएगा, बात समझ में आ रही। मीन क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाय p, तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, कितना आएगा, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मोड फाइंड कर रहा हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मैं मोड फाइंड कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना हो, पहले n+1 मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू फाइंड करना रहेगा, n+1 मल्टीप्लाइड बाय p का वैल्यू फाइंड करना रहेगा। 10+1 कितना होएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय p कितना है 0.5, 11 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कितना आएगा 5.5। यहाँ पे आपका n+1 मल्टीप्लाइड बाय p जो है वो क्या आ रहा है, n+1 मल्टीप्लाइड बाय p जो है वो आपका क्या आ रहा है, नॉन इंटीजर आ रहा है। इस केस में आपका मोड क्या होगा, आपका मोड क्या होगा, इंटीजर वाला पार्ट जो कि क्या है 5, तो आपका मीन भी कितना आया 5, आपका मोड भी कितना आया 5, तो जब q का वैल्यू 0.5 है तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर, ठीक है। डू नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, ये भी गलत है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन और मोड है वो तो हर बार एग्जिस्ट करेगा, आर नेवर इक्वल, ये भी गलत है, अभी तो हमने देखा इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बट आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बराबर से चेक करना पड़ेगा, कुछ वैल्यूज वगैरह लिख। फिर 16 देख लो, द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज, ध्यान में आ रहा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स वेरिएंस, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है डेट इज ऑलवेज मोर देन इट्स वेरिएंस, ऑप्शन नंबर ए। 17, फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देयर में बी 1 मोड 2 मोड मल्टी मोड ए और बी, या तो एक मोड रहेगा या तो 2 मोड रहेगा, देखा था ना हमने, n+1 मल्टीप्लाइड बाय p के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, और क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और। 18, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, दिखा के भी दिया था मैंने, n/4, क्या होता है n/4, ऑप्शन नंबर, ठीक है।
इसके अलावा देखना क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस मोर देन वन इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल। सेकंड वाला तो डेफिनेटली कंडीशन है, ठीक है। एक से ज्यादा सक्सेस मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो छोटे से टाइम इंटरवल में क्या रहेगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो ऑफ अर्लियर सक्सेस, ये भी पक्के में क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन है, कैरेक्टरिस्टिक था ये वाला। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सक्सेस इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल t टू t प्लस dt इज kt फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट की, ये वाला भी क्या है, पक्के में उसका कंडीशन है। कौन सा कंडीशन नहीं है, ऑप्शन नंबर, बात समझ में आ गई, ठीक है। विच वन इज यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिपैरामेट्रिक कौन सा है, पॉइजन, यूनिपैरामेट्रिक कौन सा है, पॉइजन। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर इक्वल, नहीं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ध्यान में आ रहा होगा क्या इक्वल रहता है, मीन और वेरिएंस इक्वल रहता है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपका मीन और वेरिएंस इक्वल रहता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मीन एंड वेरिएंस आर, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूनिमोडल, बायमोडल, मल्टीमोडल, ए और बी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या, एम के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, अगर एम का वैल्यू इंटीजर है तो दो मोड, एम का वैल्यू नॉन इंटीजर है तो एक मोड, एक मोड भी आ सकता है, दो मोड भी आ सकता है, तो क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, ए और, ठीक है। इसके अलावा देखना ये जो 24th क्वेश्चन है इसको बाद में कर लेंगे, 25 देखो पहले एक बार। अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m इक्वल्स टू np व्हेन, ठीक है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब आपका टेंड करता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे, जब n का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, n का वैल्यू क्या टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वैल्यू ऑफ n जो है, वैल्यू ऑफ n जो है दैट टेंड्स टू व्हाट, इंफिनिटी, एंड वैल्यू ऑफ p जो है दैट टेंड्स टू 0। p का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा कम है, और n का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा, n का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, n का वैल्यू टेंड्स टू इंफिनिटी एंड p का वैल्यू क्या है, टेंड्स टू 0, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ n एंड p, के प्रोडक्ट ऑफ n एंड p मतलब n मल्टीप्लाइड बाय p क्या आना चाहिए आपका, फाइनाइट आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में देखो, n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड p टेंड्स टू 0 सो दैट np रिमेन्स, क्लियर, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ रही, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्या कर पाओगे डायरेक्टली, आपके क्या है, जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, फॉर्मूलेज देखे थे, प्रॉपर्टीज देखी थी, उसी के ऊपर। 27, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, मैंने अभी बस बताया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है आपका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और वही तो आपको करिकुलम में है से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपको ध्यान में आ रहा होगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में आपका जो f ऑफ x होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो आपका कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है के केस में जो आपका f ऑफ x होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में जो आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके केस में f ऑफ x को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो पूछा है नॉर्मल वेरिएबल के लिए क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल के लिए क्या होता है, लिखा के दिया था मैंने, 1 अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 पाई e टू दी पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, एंड x का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाए करेगा। कौन से ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। देखो b तो क्यों कट जा रहा है डायरेक्टली, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी के बीच में नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, b तो उसके लिए आपका क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया। c जो है क्यों कैंसिल आउट हो रहा है, सिग्मा जो है स्क्वायर रूट के बाहर होना चाहिए था c में, इसलिए c भी कैंसिल आउट हो गया। a करेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो x क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाया कर रहा है, एंड इसके अलावा ये क्या है देखना, 1 अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 पाई e टू दी पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 बाहर है, और सिग्मा का स्क्वायर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, तो ये क्या आ रहा है, 2 सिग्मा स्क्वायर ही आना, अल्टीमेटली आ क्या रहा है, ये 2 सिग्मा स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है। देखो ये 2 पहले से यहाँ पे बाहर था, और ब्रैकेट के अंदर क्या था पूरा, x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, तो आप क्या करो, सिग्मा का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर में जो सिग्मा है उसका स्क्वायर कर दो, क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, 2 सिग्मा स्क्वायर ही आएगा। आ क्या हो रहा है, घूम फिर के ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो रहा है, करेक्ट। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। के अलावा देखना और क्वेश्चन कर रहे हैं 29, टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज 1, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में नॉर्मल कर्व का जो एरिया है वो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल कर्व का शेप क्या आता है, बेल शेप, सब नोट्स में लिखा दिया मैंने, ऑप्शन नंबर ए। नॉर्मल कर्व क्या है आपका, नॉर्मल कर्व क्या है, सिमेट्रिकल है, इसके लिए उसका स्क्यूनेस क्या आता है, 0, ठीक है, सिमेट्रिकल होता है, नॉर्मल क्या होता है आपका, सिमेट्रिकल होता है। 32, एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व, माइनस इन्फिनिटी से म्यू के बीच में क्या होता है, 0.5, म्यू से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच का क्या होता है, 0.5,
बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू म्यू 0.5 ये करेक्ट है ऑप्शन। म्यू टू इन्फिनिटी ये भी 0.5 होता है, ठीक है। एरिया बिटवीन म्यू टू प्लस इन्फिनिटी ये भी 0.5 होता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बोथ ए एंड। 33 क्यूम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ध्यान में आ रहा है, मैंने लिखा के दिया था अलग से कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स यानी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स जो है लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। कौन सा ऑप्शन है देख लो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ध्यान रहेगा, ठीक है। 34 मीन एंड मोड ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल, मीन मीडियन और मोड तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑलवेज इक्वल। 35 मीन डेविएशन पूछा है किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का, मीन डेविएशन पूछा है किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का। चाहे आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछे या मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछे या मीन डेविएशन अबाउट मोड पूछे, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मोड क्या होते हैं, तीनों सेम ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा है, एग्जाम में अगर मीन डेविएशन अबाउट मोड आ जाए या मीन डेविएशन अबाउट मीन भी आ जाए तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इंपॉर्टेंट क्या, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होगा, 0.8 आएगा यहाँ पे आंसर, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा होता है वैसे, और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के केस में सिग्मा क्या होता है 1, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा, 0.8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 36 क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 इज, क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, सिग्मा कितना है यहाँ पे आपका 4, पुट कर दो, 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 4, फटाफट से करो, 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लो, ये आ रहा है आपका 2.70, कितना आ रहा है 2.70। 37 स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इसमें पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है, क्या आता है -1 एंड +1, वैसे तो क्या होता है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, म्यू का वैल्यू 0, सिग्मा का वैल्यू 1, तो 0 -1 -1 एंड 0 +1 +1, -1 एंड 1। 38 द सिंबल फाई ऑफ ए, आखिरी में जो मैंने बताया था आपको, द सिंबल फाई ऑफ ए, इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल्स टू ए, इसका मतलब क्या होगा, एरिया किसके बीच में, माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में, ठीक है, एरिया बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू ए, इंडिकेट्स द एरिया ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बिटवीन व्हाट, माइनस इन्फिनिटी टू, बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बात देखो 40 करा रहा हूं पहले, नंबर ऑफ मिस प्रिंट्स पर पेज ऑफ अ थिक बुक फॉलोज, ऑलरेडी मैंने बताया था क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। 41 द रिजल्ट ऑफ ओडीआई मैचेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलो, ठीक है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रही है क्या होगा, या तो इंडिया जीतेगी या तो इंडिया हारेगी या तो मैच क्या होगा, टाई होगा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका डिस्क्रीट है, ठीक है, यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है क्या आपका डिस्क्रीट है, तो लेट सपोज करो 5 मैच की सीरीज हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया या तो 0 मैच जीतेगी या 1 मैच जीतेगी या 2 मैच जीतेगी या 3 जीतेगी या 4 जीतेगी या 5 जीतेगी, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो क्या है, डिस्क्रीट है, आंसर किस में आएगा आपका, या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, या तो क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या तो क्या पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बात समझ में आ रही। अब यहाँ पे ज्यादा करेक्ट कौन सा आपका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों समझना, यहाँ पे ज्यादा करेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, के पीछे का रीजन देखो क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बोलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल जो है दैट इज व्हाट, वेरी लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सक्सेस जो है इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल t to t plus dt क्या है, इज kt वेयर k इज ग्रेटर देन 0 एंड k क्या है आपका कांस्टेंट है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मोर देन वन सक्सेस इन अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल इज व्हाट, वेरी लेस, ठीक है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना है कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इंडिया ही जीतती है हर बार, ऐसा तो कोई पक्का नहीं है ना, ठीक है। तो सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है ना ही कोई बहुत ज्यादा है ना ही बहुत ज्यादा कम है, पता थोड़ी ना हमें क्या है, ओके, बात समझ में आ रही। इंडिया की जीतने की चांस 50% है, इंडिया के हारने की चांस भी क्या है 50%, बात समझ में आ रही। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रही है तो इंडिया की जीतने की चांस भी कितनी रहेगी 50%, हारने की चांस भी कितनी रहेगी 50%, ठीक है, और हर मैच में वही रहने वाला है प्रोबेबिलिटी, बात समझ में आ रही। यहाँ पे बर्नौली ट्रायल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ना वो एकदम ट्रू बैठ रहे, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, जितनी सीरीज है, कितनी 5 मैच की सीरीज है, नंबर ऑफ ट्रायल्स का आपका फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर, बात समझ में आ रही। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का एडिशन भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर, या तो इंडिया जीतेगी या तो इंडिया हारेगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी का एडिशन भी कितना आएगा 1 आएगा, क्लियर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है दैट रिमेंस अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस। तो बर्नौली ट्रायल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे पूरे एकदम फिट बैठ रहे हैं यहाँ पे, इसका आंसर क्या आएगा आपका बाइनोमियल, क्लियर। द वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री, वेज ऑफ वर्कर्स, पैसे की बात जब भी आ गई, सेल्स हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, जब भी पैसे की बात आ रही है क्या हो गया, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा,
ठीक है। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ वेजेस जो है वो 80 से 81 रुपीज़ के बीच में, जो वर्कर का वेज है पर डे का वो 80 से 81 रुपीज़ के बीच, 80 से 81 रुपये के बीच में, ठीक है, 80 से 81 रुपीज़ के बीच में, तो 80.2 भी आ सकता है वेज, 80.22 भी आ सकता है, 80.224 भी आ सकता है, 80.225 भी आ सकता है, 80.365 भी आ सकता है। 80 से 81 के बीच में क्या आता है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती है। ये जो वेजेस है ये क्या आपका कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा आपका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा ऑप्शन है नंबर, ठीक है। 43, if x and y are two independent normal random variables then the distribution of x plus y is, x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, y भी फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, x और y के दोनों इंडिपेंडेंट है, तो हम एक नया वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं x प्लस y, वो भी क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर, ओके। इसके अलावा सेट बी के देखो कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, कुछ ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ यहाँ पे, आसान आसान वाले जो है, ठीक है। ज़्यादा सेट ए में से पूछेगा वो, सेट बी में से भी पूछेगा, इतना टाइम नहीं है तो सेट बी के भी पूरे करा देता, बट ट्राई करता हूँ जितने अच्छे क्वेश्चन है पूरे कराते जाऊँ, ठीक है वैसा। तो यहाँ पे क्या है, जो आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n, p, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ x व्हेन n इज इक्वल टू 16, ठीक है। पहली बात तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस क्या होता है, n/4, n की जगह 16 पुट कर दो, 16/4 कितना आएगा, 4, ऑप्शन नंबर बी, एकदम आसान, ठीक है। इसके अलावा सेकंड, x is a binomial variable with n equals to 20, what is the mean of x if it is known that x is symmetric, x symmetric है, इसका मतलब क्या होगा, p और q का वैल्यू क्या रहेगा, सेम, और p और q का वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या रहेगा, 0.5 रहेगा, क्योंकि p प्लस q क्या होता है 1, और p और q दोनों सेम है, तो p और q का वैल्यू क्या आएगा, 0.5 भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, एंड n का वैल्यू क्या है 20, आपको मीन पता करना है, मीन पता करना है, मीन क्या होता है, n मल्टीप्लाइड बाई p, 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कितना हो गया, 10, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ रही, बहुत आसान क्वेश्चन है वो सब, ओके। 5, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको पता करना है, मतलब n का वैल्यू पता करना है, ठीक है, हैविंग मीन एंड एसडीएस 3 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली, आपको म्यू गिवन है कितना 3, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन यानी क्या है, सिग्मा गिवन है आपको 1.5। अब ध्यान से देखना, n मल्टीप्लाइड बाई p कितना, मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, n मल्टीप्लाइड बाई p, n मल्टीप्लाइड बाई p कितना गिवन है आपको, n मल्टीप्लाइड बाई p गिवन है 3, एंड स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई q, स्क्वायर रूट ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई q, वो कितना गिवन है 1. बात समझ में आ रही, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ तो n मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई q क्या होगा, 1.5 का स्क्वायर, जो कि क्या आएगा 2.25, जो कि क्या आ जाएगा 2.25, n मल्टीप्लाइड बाई p का वैल्यू क्या है 3, तो पुट कर दूं, 3 मल्टीप्लाइड बाई q कितना आ गया 2.25, इसको एक बार मैं हटा दे रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाइड बाई q कितना आ गया 2.25, q कितना हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाई 3, जो कि कितना आ रहा है 0.75, q का वैल्यू 0.75 है, तो p का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस q, यानी कितना 1 माइनस 0.75 यानी कितना 0.2, ओके। तो मुझे तो क्या चाहिए था यहाँ पे n चाहिए था, तो n मल्टीप्लाइड बाई p 3 है, n मल्टीप्लाइड बाई 0.25 कितना है 3, इंप्लाइज n इज इक्वल्स टू व्हाट 3 डिवाइडेड बाई 0.25, फटाफट से कर लो, 3 डिवाइडेड बाई 0.25 कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है 12, ये कितना आ रहा है 12, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20, ठीक है, आसान है, सब फॉर्मूलेज वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट है, फॉर्मूलेज प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके ऊपर ही क्या आपके सभी के सभी क्वेश्चंस यहाँ पे डिपेंडेंट। एक देखो 13 करके बता रहा हूँ फटाफट से, फॉर अ पॉइजन वेरिएट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट इज द मीन ऑफ x, मीन ऑफ x क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है आपका m, बेसिकली मुझे यहाँ पे m का वैल्यू पता करना, फटाफट से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर x की जगह 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या होगा, e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m का स्क्वायर, x की जगह 2 पुट कर दिया अपॉन 2 फैक्टोरियल, e टू द पावर माइनस m, e टू द पावर माइनस m कैंसिल हो, क्या हो रहा है m स्क्वायर अपॉन m इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू व्हाट m स्क्वायर अपॉन m, 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 2, 1 फैक्टोरियल कितना आएगा 1, तो 2 अपॉन 1 कितना आ गया 2, m स्क्वायर अपॉन m कितना आएगा m, m स्क्वायर अपॉन m कितना आएगा m, m का वैल्यू क्या आ गया 2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन एकदम आसान है कि नहीं, सब आसान है क्वेश्चंस, ठीक है। 15, फॉर अ पॉइजन वेरिएबल
एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 2 मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 दैट इज इक्वल्स टू और 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4। आपको वेरिएंस ऑफ x पता करना है। वेरिएंस ऑफ x भी क्या रहेगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएंस भी किसके बराबर होता है, m के बराबर। ठीक है, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे इसे, फिर से इक्वेशन बनाना, आपका m का वैल्यू आ जाएगा। फटाफट से कर लेते, e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। e टू द पावर माइनस m e टू द पावर माइनस m कैंसिल हो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू व्हाट, m टू द पावर 4 अपॉन m। ठीक है, टर्म्स को सिर्फ रीअरेंज किया तो ऐसा आ रहा है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो 24 हो गया। 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24 एंड 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो गया 6। m टू द पावर 4 अपॉन m स्क्वायर क्या होगा, इंडाइसिस स्क्वायर कितना हो गया m स्क्वायर। 24 अपॉन 6 कितना हो गया 4, तो 4 इज इक्वल टू m स्क्वायर इंप्लाइज m इज इक्वल टू व्हाट 2। ठीक है, m स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो m का वैल्यू कितना होगा 2। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, वेरिएंस चाहिए था। वेरिएंस कितना आएगा 2 आएगा, 4 नहीं, कितना आएगा 2 आएगा। m का बराबर ही आता है, वेरिएंस किसके बराबर रहेगा, m के बराबर। बात समझ में आ गई। 17 वाला क्वेश्चन देखो, 17 वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वार्टाइल पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ x हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको स्मॉल f ऑफ x गिवन है, कितना 1 अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 72 पाई e टू द पावर माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 72। यहाँ पे इसको क्या करो, कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो आप, क्या होता है e टू द पावर माइनस x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा। बात समझ में, कंपेयर करने में क्लियर क्या दिख रहा है, म्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10 है। कंपेयर करने में क्लियर क्या दिख रहा है, म्यू का वैल्यू क्या है 10 है, और 2 सिग्मा स्क्वायर कितना गिवन है आपको 72 गिवन है। 2 सिग्मा स्क्वायर कितना गिवन है 72 गिवन। सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया 72 अपॉन 2 कितना हो गया 36, सिग्मा कितना हो गया 6। बात समझ में आ गई। म्यू का वैल्यू कितना मिल रहा है कंपेयर करने पे 10 और सिग्मा का वैल्यू कितना मिल रहा है 6। कर लो। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, 10 माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 6। फटाफट से कर लो, कैलकुलेटर पे कर लो। 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना होगा, कैलकुलेटर पे करो फटाफट से। 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आ रहा है 4.05, तो 10 माइनस 4.05, 10 माइनस 4.05 कितना आ गया 5.95, 5.9। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आ रही, मैंने आपको बोला था ना कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का जो फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या होता है 1 अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट के अंदर 2 पाई e टू द पावर माइनस इन ब्रैकेट x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। कंपेयर करने में क्लियरली दिख रहा है कि म्यू का वैल्यू कितना है 10 और सिग्मा का वैल्यू कितना आ रहा है 6। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, म्यू माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, तो म्यू की जगह मैंने पुट किया 10 और सिग्मा की जगह मैंने पुट किया 6। आंसर क्या आ रहा है 5.9। क्लियर, ठीक है, एकदम आसान। इसको देखो मैं मिटा दे रहा हूँ, केस नहीं है इतना, एक बार इधर से इरेज कर दिया। फटाफट से देखना, और क्वेश्चंस कर रहे हैं, और क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पहले 19 कर लेते हैं। मीन डेविएशन कितना गिवन है, नॉर्मल वेरिएबल का जो मीन डेविएशन है वो कितना है 16 है। पूछ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन कितना रहेगा। मीन डेविएशन किसके बराबर होता है 0.8 सिग्मा के बराबर, तो 0.8 सिग्मा कितना है 16, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा कितना है 16। सिग्मा कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाय 0.8 कितना हो जाएगा 20, सिग्मा कितना हो गया 20। तो पूछ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन कितना, क्वार्टाइल डेविएशन किसके बराबर होता है 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 20। फटाफट से कर लो, 0.675 कैलकुलेटर पे करना, 0.675 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आ रहा है 13 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन 13.5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं आसान के 20। इफ द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ अ नॉर्मल कर्व आर 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली देन इट्स मीन डेविएशन इज। पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। म्यू माइनस सिग्मा कितना गिवन है 40 एंड म्यू प्लस सिग्मा कितना गिवन है, म्यू प्लस सिग्मा कितना गिवन है 6। बात समझ में, सिग्मा है वो 6 नहीं है, ठीक है, सिग्मा है, ये सिग्मा है वो 6 नहीं है, ध्यान से। म्यू माइनस सिग्मा कितना है 40 और म्यू प्लस सिग्मा कितना है 60, दोनों को ऐड कर दो क्या आ जाएगा 2 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा कैंसिल हो, 40 प्लस 60 कितना 100, म्यू कितना हो गया 100 अपॉन 2 कितना 50। कोई भी एक इक्वेशन में म्यू का वैल्यू 50 पुट कर दो, 50 माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट 40, सिग्मा कितना हो गया 10, सिग्मा कितना हो गया 10। आपको फाइंड क्या करना था 0.8 सिग्मा, आपको फाइंड क्या करना था मीन डेविएशन फाइंड करना था। मीन डेविएशन क्या होता है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ रहा है 8, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आ गया 8।
बात समझ में आ रही है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ये एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। 24, एक्स और वाई के दो इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स है विद मीन एज 10 and 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एज 3 and 4, देन एक्स प्लस वाई इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये देखो मैं इरेज कर रहा हूँ इतना पार्ट यहाँ का, ध्यान से देखो। एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन कितना 10, मीन कितना 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3, तो वेरिएंस कितना होगा 3 का स्क्वायर यानी कितना 9। बात समझना है? म्यू और सिग्मा स्क्वायर होता है ना, एक्स का मीन कितना है 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो वेरिएंस कितना होगा 9। पक्की बात? ओके। वाई जो है फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन कितना 12 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो सिग्मा कितना होगा, सिग्मा वेरिएंस कितना होगा 4 का स्क्वायर यानी कितना 16। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट है, एक्स और वाई के दोनों इंडिपेंडेंट है, तो एक्स प्लस वाई क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा विथ मीन व्हाट 10 प्लस 12 कितना 22 एंड वेरिएंस कितना 9 प्लस 16 कितना 20। क्लियर? यहाँ पे एक्स प्लस वाई का मीन कितना है 22 और सिग्मा स्क्वायर कितना है 25, इंप्लाइज सिग्मा कितना है 5, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 5। कौन सा ऑप्शन? मीन 22 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन 5, ऑप्शन नंबर सी। मीन 22 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना। बात समझ में आ गई? क्लियर? ओके, एक और क्वेश्चन देखो बता रहा हूँ यहाँ पे, फटाफट से देखना। 11th, क्वेश्चन नंबर 11, आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स को फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एम एंड इट्स कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैचेस और डिस्पर्शन में हमने देखा था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, वो कितना है 50। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज। ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा, लेंथी जाएगा। वैसे उसने ई का वैल्यू देना चाहिए था बट वो भी दिया नहीं, कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना गिवन है 50 गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर रहेगा? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है? एम होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एम। पुट करो। ठीक है, मीन कितना होता है? म्यू कितना होता है? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू कितना होता है? एम। ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट 50 अपॉन 100 कितना हो गया 1 अपॉन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एम कितना हो गया 1 अपॉन। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो गया 1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन 4 इंप्लाइज एम इज इक्वल्स टू व्हाट 4। ठीक है, 1 अपॉन एम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, तो एम कितना हो गया आपका। एम का वैल्यू थोड़ी ना पता करना था, आपको पता क्या करना था? ध्यान से देखो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछने की चांसेस थोड़ी एग्जाम में कम रहेगी। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वुड अज्यूम ओनली नॉन जीरो वैल्यूज, यानी एक्स का वैल्यू 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, एक एक थोड़ी ना फाइंड करते बैठोगे। ध्यान से देखो। ठीक है, बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट एग्जाम में आने की चांसेस क्या है कम। यहाँ पे क्या चाहिए उसे, एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3 एंड सो ऑन टिल एफ ऑफ इंफिनिटी। आपको ध्यान में आ रहा होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो एक्स है उसका वैल्यूज क्या हो सकता है, 0 से लेके इन्फिनिटी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 0 भी लगा देता हूँ तो इसका एडिशन कितना आता है 1 आता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना आता है 1 आता है। मुझे चाहिए क्या, बट ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया मुझे तो सिर्फ यही चीज़ चाहिए। बात देखो फिर से, ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है मुझे तो सिर्फ इसका ही वैल्यू चाहिए ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक का, एफ ऑफ 1 से लेके एफ ऑफ इन्फिनिटी तक का ही मुझे वैल्यू चाहिए। प्रोबेबिलिटी कि एक्स का वैल्यू नॉन जीरो रहे, नॉन जीरो रहे मतलब क्या रहे, पॉजिटिव रहे, जीरो नहीं चले। ये क्या हो जाएगा, ये जो येलो कलर वाला मेरा जो येलो कलर से मैंने पोर्शन को हाईलाइट करा है वो क्या होगा आपका 1 माइनस एफ ऑफ 0। क्या होगा 1 माइनस एफ ऑफ 0। ध्यान से देखो 1 माइनस एफ ऑफ 0 क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस एम, एम का वैल्यू हमने ऑलरेडी पता कर रखा है कितना है 4, मल्टीप्लाइड बाय एम टू दी पावर एक्स, यानी क्या हो गया 4 टू दी पावर 0, एक्स यहाँ पे 0 है ना, डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 4, 4 टू दी पावर 0 कितना होगा 1, एनी नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है 1, एंड 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता, 0 फैक्टोरियल पे क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 4, एंड ई टू दी पावर माइनस 4 जो है ये आपको क्या होगा एग्जाम में दिया रहेगा, ई टू दी पावर माइनस 4 जो है ये आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करके आपको नहीं दिया, इन्होंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके नहीं दिया। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, ई का वैल्यू ध्यान रख लो, इनके सभी कभी उन्होंने नहीं दिया, ई का वैल्यू ध्यान रखो क्या होता है 2.718, क्या होता है 2.718, ई का वैल्यू क्या होता है 2.718, 1 माइनस 2.718 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, 2.718 टू द पावर माइनस 4। तो आप क्या करो पहले 2.718 टू द पावर 4 फाइंड कर लो कैलकुलेटर पे और बाद में उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो मैं फटाफट से फाइंड कर रहा हूँ,
तो 2.718, ठीक है, टू दी पावर 4, टू दी पावर 4, ये मैंने क्या करा फटाफट से फाइंड कर लिया। ओके, तो ये आपका आ रहा है कुछ 54.58, अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये आ रहा है कुछ 54.58, बट ये तो 2.718 टू दी पावर 4 आया था, मुझे तो क्या चाहिए -4 चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ये क्या आ रहा है देखना, इसका रेसिप्रोकल आपका आ रहा है 0.018, कितना आ रहा है 0.018, 1 माइनस 0.018, ये आपका आंसर है, 1 माइनस 0.018, ठीक है, एक सेकेंड, तो 1 माइनस 0.018 ये आ जाएगा, कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा, एक सेकेंड, 0.982, 0.98, पहले कुछ भलता ही आंसर दे दिया था, कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हुई, तो 1 माइनस 0.018 कितना आएगा 0.98, कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। इन केस कभी उसने आपको e टू दी पावर -4 का वैल्यू नहीं दिया तो घबराने की बात नहीं, आप क्या करो e का वैल्यू ध्यान रख के जाओ, e का वैल्यू क्या ध्यान रखना 2.718, अब e टू दी पावर -4 कैसे फाइंड करोगे आप, यहाँ पे जो e टू दी पावर -4 है, ध्यान से देखो, ये जो e टू दी पावर -4 है कैसे फाइंड करोगे आप, पहले e टू दी पावर 4 फाइंड कर लो, e टू दी पावर 4 क्या होगा 2.718 टू दी पावर 4, कैलकुलेटर पे 2.718 लिखोगे, बाद में मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस करोगे और इक्वल्स टू का बटन कब तक प्रेस करोगे टिल स्टेप नंबर 5 तक, वो जो आया उसको लिख के रख लो, वो आपका 54.58 कुछ आया था, उसको आप क्या करोगे 1 डिवाइड बाय वो कर दोगे, बाद में क्या करोगे 1 डिवाइडेड बाय 2.718 टू दी पावर 4, ये आपका जो भी आया था 54.58 उसको आप कर दो 1 डिवाइड बाय 54.58, आपका कुछ आ रहा था 0.01, ओके, बात समझ में आ गई, तो ये क्या रहेगा आपका e टू दी पावर माइनस, क्लियर, तो 1 माइनस 0.018 कितना आ गया 0.98, क्लियर, बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखो करके बता दिया, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ देखो एंड कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम 21, इफ द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व इज व्हाट 4.05, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एसी नहीं बची यार, यहाँ पे चलो लिख दे रहा हूँ 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा कितना है 4.05, फटाफट से बताना सिग्मा का वैल्यू क्या रहेगा 4.05, कैलकुलेटर पे करो 4.05 डिवाइडेड बाय 0.675 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, सिग्मा का वैल्यू क्या आ रहा है 6 आ रहा है, आपको क्या फाइंड करना था मीन डेविएशन, जो कि क्या होगा 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो कि कितना आएगा 4 कौन सा ऑप्शन है 4.8, ऑप्शन नंबर डी। एक और करना है क्या, चलिए एक और कर लेते क्वेश्चन नंबर 22, अगर फर्स्ट क्वार्टाइल आपको गिवन है, फर्स्ट क्वार्टाइल कितना है 13.25 एंड मीन डेविएशन जो है वो कितना है 8, देन द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, बेवकूफ बना रहा है सिर्फ वो, ठीक है, क्वेश्चन में मतलब ऐसा इतना चीज आपको बोल दिया फर्स्ट क्वार्टाइल और मीन डेविएशन वगैरह, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, मोड पूछा उसने, मोड, ठीक है, मोड क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मोड इज इक्वल्स टू व्हाट म्यू, बेसिकली वो क्या कर रहा है आपको म्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सिर्फ आपको म्यू पूछ रहा है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है, तब यहाँ पे ध्यान से देखना मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना गिवन है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना गिवन है 8, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना गिवन है आपको 8, अब सबसे पहले तो आसानी से क्या कर सकते हो सिग्मा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, सिग्मा का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू 8, तो सिग्मा क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 0.8 कितना आ गया 10, हमने सबसे पहले तो सिग्मा का वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना आ रहा है 10, पक्का। फर्स्ट क्वार्टाइल कितना गिवन है आपको 13.25, अब फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, ठीक है, म्यू माइनस 0.675 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा की जगह मैंने पुट कर दिया 10, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 13.05, यही गिवन है ना आपको फर्स्ट क्वार्टाइल कितना 13.05 13.25, करेक्ट कर देंगे इसको 13.25, म्यू माइनस 6.75 इज इक्वल्स टू व्हाट 13.25, म्यू कितना हो गया 13.25 प्लस 6.75 कितना आएगा 13 प्लस 6 19 एंड 0.75 प्लस 0.5 कितना हो गया 19 प्लस 1 कितना हो गया 20, ओरली कर लिया, आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, जिसको ओरली नहीं करते यार वो कैलकुलेटर पे कर लेगा, 13.25 प्लस 6.75 कितना आएगा 20 आएगा, म्यू का वैल्यू 20 आया, मोड भी कितना होगा म्यू के बराबर यानी कितना 20, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर।
बात समझ में आ गई? ठीक। बचे हुए क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखना, नहीं आता है कोई क्वेश्चन वगैरह तो आप बिंदास क्या कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है, या टेलीग्राम वगैरह भी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पूछ सकते हो, ठीक है, तो वो भी मैं आपको करा दूँ। बट मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करा दिए सेट ए और सेट बी के, इतने क्वेश्चंस भी अगर आप कर ले तो आपको फॉर्मुलेस पूरे याद है, प्रॉपर्टीज पूरी याद है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद है, आप इजीली एग्जाम में फोड़ के आ जाओगे, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना इसका। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं, मैराथन सेशंस बहुत बढ़िया हो रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा चाहिए फील हो रहा है कि अगर आप मैराथन सेशंस पूरे देख के जाओगे तो पहले भी स्टूडेंट्स ने जो है बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आए थे, बट मैं पहली बार यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ सेशंस, इसके पहले मैंने कभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया था। तो क्या हो रहा है, इन सेशंस का बेनिफिट लो, ठीक है, और क्या होगा, बहुत अच्छे से जो है आपका जो पेपर नंबर 3 है मैथ्स स्टैट्स एंड एलआर जो है उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, 60+ तो आपका 100% दिखने ही वाला है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा नहीं किसी को हम क्या करें फॉर्मूला प्रॉपर्टीज देख ली, वो तो क्या 20-25 मिनट का काम है फॉर्मूला प्रॉपर्टीज को देखना, बट उसके साथ साथ में हम क्या करते हैं बहुत बार कॉन्सेप्ट वगैरह मैं वहाँ पे आपको बताते जाता हूँ, ठीक है, कि जिससे आपको क्या रहे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। जो स्टूडेंट मेरे पास से नहीं पढ़ा है वो पहली बार देख रहा है तो उसको भी क्या है सही लगे वो चीज़, क्यों आ रहा है ये फॉर्मूला, क्यों ऐसी प्रॉपर्टी वगैरह, तो मैं वहाँ पे बहुत बार आपको क्या करूँ रीजनिंग वगैरह भी देते जा रहा हूँ, और बाद में बहुत ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो भले ही लेक्चर का जो लेंथ है वो बड़ा है, बट क्या हो रहा है उससे आपकी रिविजन बहुत बढ़िया तरीके से हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारा थेरोटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो चैप्टर पूरा रिवाइज करके हो चुका है, अब क्या है एक ही मेन चैप्टर बचा है, देखिए जाए तो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स नंबर तो बहुत आसान है, तो बहुत जल्दी निपट जाएगा, ओके। स्टैटिस्टिक्स में एक ही मेन चैप्टर बचा है, कौन सा आपका प्रोबेबिलिटी, और मैथमेटिक्स के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स में कौन सा बचा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, जिसके क्वेश्चन आते ही 5 से 6, और एक है कैलकुलस, तो फटाफट निपटा देंगे, ठीक है। कल तक आपको क्या होगा इनके भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, इंडेक्स नंबर भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो उसका, और सेट रिलेशन फंक्शन सही रहेगा तो वो भी मिल जाएगा, पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के और स्टैटिस्टिक्स। बट एक चीज़ आपको क्या करना है, लेक्चर्स को पूरा अच्छे से देखो, थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, कि स्पीड बढ़ा के देख सकते हो आप 1.5 1.75 आप इजीली देख पाओगे, उसकी मनाही नहीं, बट क्वेश्चन जो है सिर्फ मेरा मत देखते रहो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, साथ साथ में आपको भी सॉल्व करते जाना, ठीक है। लेक्चर अगर पसंद आया होगा तो क्या करोगे, वही सेम चीज़ लाइक कर देना, कि वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और फ्रेंड्स को क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे शेयर करने वाले हो, ठीक है, तो क्या होगा उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका लॉ का एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद आप क्या करोगे कि जितने भी मैराथन सेशंस है उसको लगाना एक साथ में, और क्या करना एक बार में पूरा देख लेना, आपकी बहुत बढ़िया से रिवीजन हो जाएगी। एग्जाम के जस्ट पहले 1.5 दिन में भी क्या होगा, ये जो 20-22 घंटे के आपके मैराथन सेशन रहेंगे, या अगर आप पूरा अच्छे से देख ले तो आपकी पूरी अच्छे से रिविजन क्लियर है, ओके। तो चलो आज के क्लास में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया से पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, बिल्कुल भी बड़ा नहीं लेना है, ठीक है, टेंशन मत लेना, हम फैकल्टीज वगैरह आप लोग के साथ में, ठीक है, हम जो बता रहे हैं वैसा वैसा करते जाओ, और क्या होगा आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। टेंशन मत बिल्कुल भी मतलब स्माइल रखो, बढ़िया से पढ़ाई करो, एग्जाम से फोड़ के आओगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट।